चलिए मेरा बच्चा क्विकली स्टार्ट करते हैं और हम जो है अब आज की क्लास में जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था उसको सबसे पहले समराइज करेंगे। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था सर? लास्ट क्लास में हमने कुछ भी नहीं किया था, हमने सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स किए थे सोना मॉडल के, कि सोना कैसे बनती है, सही है, उसके बाद उससे गुडविल कैसे निकलती है, उसके बाद उससे सीआरई कैसे निकलती है और एनसीआई वगैरह कैसे चलती है। ठीक है, सिर्फ हमने 3 सवाल किए थे बेसिक्स को समझते हुए, और इसके अलावा हमने कुछ बेसिक बातें की थी। उसमें हमने पहली बात ये की थी कि कंसोलिडेशन कब करते हैं? जब 50% से ज्यादा होल्डिंग हो या बीओडी पे मेजॉरिटी हो जाए। फिर हमने कहा सर कंसोलिडेशन से एक्सेप्शंस कब होती हैं? कंसोलिडेशन से जब एक्सेप्शंस होती हैं सर उसकी भी कुछ कंडीशंस होती हैं। क्या कंडीशंस होती हैं कंसोलिडेशन से एक्सेप्शंस की हमारे पास? सर कंसोलिडेशन से हमारे पास एक्सेप्शन की कंडीशंस होती हैं कि कंपनी क्या हो? लिस्टेड ना हो और अबाउट टू बी लिस्ट ना हो। दूसरी कंडीशन, अगर हम कंसोलिडेशन ना करें तो एनसीआई को भी इशू ना हो। और तीसरी कंडीशन, हमारा पेरेंट, हम अगर अपनी सब्सिडी की कंसोलिडेशन नहीं करें तो हमारा पेरेंट या अल्टीमेट पेरेंट कंसोलिडेशन कर रहा हो। ठीक है सर। बाकी अब हम आ जाएंगे सर आज की क्लास में। अब आप देखेंगे सर अब चलेगा यूं कि आज की क्लास सही ना, हम एक सवाल, अभी आज की क्लास का टारगेट है इंशाल्लाह हम 2 सवाल करेंगे, सही है, एक्स लिमिटेड और कुत्सिया लिमिटेड। एक्स लिमिटेड वाला सवाल जो है वो बेस सवाल होगा, मतलब वो आपको पुरानी चीजों को विद एडजस्टमेंट्स कराता जाएगा। फिर होगा ये कि सवालात के अंदर हम एडजस्टमेंट्स डालते जाएंगे थोड़ी सी, लेकिन आज की क्लास में भी आप एज सच सिवाय एक छोटे से कॉन्सेप्ट के कुछ नया नहीं पढ़ेंगे जो आपने FAR2 में नहीं पढ़ा। लेकिन रिवीजन के तौर पे अच्छा हो जाएगा कि FAR2 में क्या क्या, एक कॉन्सेप्ट छोटा सा है नॉशनल वाला, नॉशनल गुडविल वाला, वो कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़ेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज सर, कोशिश करनी है सबने कि आप काम एक्सेल पे रिकॉर्ड करें, एक्सेल पे नोट करें। हाँ, कुछ चीजें अगर आपको लगता है कि आपको लिखना वो करें, लेकिन कहीं ना कहीं एक्सेल पे भी हाथ साफ करते जाएं, क्योंकि अल्टीमेटली पेपर किस पे देना है? सॉफ्टवेयर पे देना है, तो हमें अपने आप को बदलना होगा। चलिए सर, आज की क्लास हम शुरू करने लगे हैं और आज की क्लास में एक बुक है, ये ग्रुप में भी आई थिंक सबको मिल चुकी होगी, सती भाई ने डाल भी दी थी। फाइनल की जो हमारी बुक है, पहले 2 बुकें हुआ करती थी, किसी के पास 2 हैं तो वो भी चलेंगी। इस बुक में हमने कोशिश की है कुछ नए फ्लो चार्ट्स डालें, कुछ नई चीजें डालें और चीजों को जरा समराइज इन अ वे ऐसे कर दें कि इंशाल्लाह आप लोगों को इसमें मसला ना हो। बाकी बेटा CFF1 का 1 दिसंबर 25 वाला ग्रुप है, उस पर ना नई बुक गई है, बच्चे कह रहे हैं उस पर अभी लिंक भी आपने नहीं भेजा 1 दिसंबर 25 वाले पे, और सारे को उससे चल चुका है। और बेटा एक बुक भी डाल दी हमने, वो बुक भी भेज दें हर ग्रुप में PDF उसका, ठीक है। और पिछली क्लास भी बच्चे कह रहे हैं कि पिछली क्लास भी पोर्टल पे अपलोडेड नहीं है CFF लास्ट, यस, हर सैटरडे वो क्लास होगी। ये मैं अभी, आप जाओगे नहीं जब तक मुझसे मिलोगे नहीं, और मुझसे मिल के जाना, ठीक है? सही है जी, अच्छा मैं आता हूं। ओके, अल्लाह हाफिज। चलें सर, पीर को रिजल्ट है फाइनल का, ये कोई जर्नल लिंक चला है तो फाइनल वाले बच्चे कुछ जो है नहीं ना आ गए हैं, तो ये बस ये बच्चा परेशान होता रहेगा। उम्मीद अच्छी रखें, कुछ भी नहीं होगा। पता नहीं बच्चे इतना डरते क्यों हैं यार। आए सर। चलिए सर, आज की क्लास की हम इब्तिदा करते हैं, और इब्तिदा करते हुए हम जो है सवालात की तरफ बढ़ने लगे हैं। लेकिन सवालात पढ़ने से पहले हमने कहा कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके रिवाइज कराएं बचपन से लेकर के अब तक के। चलें सर, आ जाए। हमने कोशिश ये की है कि अब आपको हर क्लास में इस किस्म का, जैसे लास्ट क्लास का भी मिल गया था, आप लोगों को मिल जाए। लेकिन सर अब आ जाए, सबसे पहले ये चीज स्क्रीन शेयरिंग में कर रहा हूं, आपको हर क्लास का जो है एक्सेल मिल जाएगा। चले मेरा बच्चा, आ जाए, बचपन की कुछ यादों को ताजा करते हैं, और ताजा करते हुए कुछ कॉन्सेप्ट्स हम रिवाइज करते हैं। देखिए यहाँ पर अब आपका फोकस जो है ना, कॉपी करने से ज्यादा हाथों में कैलकुलेटेड हो, चीजें जरा चेंज हुई हैं, पढ़ाने के स्टाइल भी। सर बचपन से एक बात याद रखिएगा, हमें पता है कि ऑल कंसोलिडेशन की जब बात करते हैं हम, तो all assets and liabilities at acquisition should be measured at fair value। लेकिन यहां पर अब आप एक बड़े हो गए, एक नया गेम समझेगा। उसने कहा है कि आपने एक कंपनी को अक्वायर कर लिया, उसके एसेट और लायबिलिटी को आपने फेयर वैल्यू पे आप मेजर कर लें, वेरी गुड। लेकिन दूसरा उसने ये भी कहा कि भाई तुम्हें एक और काम भी करना है। हमने कहा क्या? बोला तुम्हें जो है, जो एक काम करना है वो ये करना है कि आप इसको
1 साल तक एडजस्ट भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? क्या मतलब है सर 1 साल तक हम अगले एडजस्ट भी कर सकते हैं? इसका मतलब यह है कि सर भाई आपने आज सब्सिडरी खरीदी, अब एक्विजिशन डेट पे कभी हो सकता है हर चीज की वैल्यू सही से ना निकली हो। भाई क्या आपने आज सब्सिडरी खरीदी, प्रैक्टिकली जरा बड़े हो गए सोचो, तुम क्या रीवैल्यूएशन करने पे जाओगे तो क्या तुम वैल्यूअर को ये कह दोगे कि भैया आज के आज ही मुझे चाहिए? नहीं ना, वो बोलेगा थोड़ा टाइम लगेगा सर। ये तुम जब उसने रिपोर्ट दे दी उसके बाद भी तुम खरीद रहे हो ना, तो उसने तुम्हें एक आइडिया दे दिया, बोला सर फाइनल रिपोर्ट बाद में आएगी। अब तुमने उसकी रिपोर्ट की एक आइडिया की बेसिस पर फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट एक्विजिशन डेट पकड़ के गुडविल तो निकाल दी, लेकिन व्हाट इफ के 1 साल के बाद जो है 2 महीने बाद उसने रिपोर्ट दी और 2 महीने बाद उसमें से थोड़ी सी फेयर वैल्यूज चेंज हो गई, तो स्टैंडर्ड कहता है कर दो, कोई मसला नहीं, गुडविल की वैल्यू हिला सकते हो, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट अगर बाद में हिल जाए, लेकिन कब तक हिल जाए? अप टू 1 ईयर, 1 साल तक। अभी ये काम हुआ है जिस टाइम पे जेएस बैंक ने उसको खरीदा, बैंक इस्लामी को, ठीक है ना, तो पॉजिटिव गुडविल आ रही थी, लेकिन उसने जब अगले साल को रिपोर्ट किया, क्योंकि वो साल के दौरान खरीदा था, तो उसके अंदर हुआ ये कि गुडविल पॉजिटिव से नेगेटिव हो गई थी। क्यों? क्योंकि उसने कहा यार बाद में वैल्यूएशन रिपोर्ट आई, उसके अंदर हमें पता चला कुछ एसेट्स की फेयर वैल्यू पहले कम एस्टिमेट हुई थी, वो क्या हो गई है? ज्यादा हो गई है। तो सर ये एडजस्ट, लेकिन याद रखना कि सिर्फ फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स है। गुडविल में हमारे पास 2 चीजें आती हैं सर, कौन कौन सी 2 चीजें? ये देखो, अगर हम गुडविल की बात करें तो गुडविल में हमारे पास क्या आती है? फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन और फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई। फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन और एनसीआई को नहीं छेड़ सकते बाद में। किसको छेड़ सकते हो? खाली फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट। क्या हम यहां तक क्लियर हैं सर? तो ये बात सबके दिमाग में मेरा बच्चा कॉपी चिस्पा होनी चाहिए कि भैया हमारे पास ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज एक्विजिशन डेट शुड बी मेजर्ड एट फेयर वैल्यू और कैन बी एडजस्टेड अप टू 1 ईयर। सही है। अब आ जाते हैं एक कॉन्सेप्ट जो आपने बचपन में भी पढ़ा हुआ है, सब्सिडरी की बुक्स में कुछ कंटिंजेंट्स भी आ सकते हैं ना, सब्सिडरी की बुक्स में कुछ कंटिंजेंट्स भी आ सकते हैं, जैसे कि सर बताए ना कौन से कंटिंजेंट्स, तो बता देते हैं, आ जाए सर। हमने कह दिया ये सब्सिडरी के कंटिंजेंट्स हैं। अब कंटिंजेंट एसेट और जो है कंटिंजेंट लायबिलिटी का तो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा हुआ है। क्या है कंटिंजेंट एसेट और लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट? कंटिंजेंट एसेट क्या होता है? जो फ्यूचर में हो सकता है। याद है वो वर्ड मीनिंग 1037 में पढ़ते हैं, रिमोट मतलब नहीं हो सकता, पॉसिबल हो सकता है, प्रोबेबल वर्चुअली सर्टेन। सही है। तुम लोगों को मई के मिड तक लग रहा था फर्म के चांसेस पॉसिबल हैं, फिर 1 हफ्ता और गुजरा रिमोट लगने लगे, लेकिन फिर 1 हफ्ता और गुजरा तो प्रोबेबल हो गए। जून के फर्स्ट वीक में कुछ लोगों के लिए वर्चुअल सर्टेन, कुछ लोगों के लिए फिर प्रोबेबल हुए होंगे, है ना, और कुछ लोगों के लिए 14 जून को 13 जून को हो गए सर्टेन के भैया फर्म में हो ही रहा है। तो सर याद रखिएगा कंटिंजेंट एसेट होता है जब पॉसिबल स्टेज पे एसेट हो। सब्सिडरी ने कंटिंजेंट एसेट रिकॉर्ड किया है तो आपको कंसोलिडेशन में भी क्या करना है? खाली उसको डिस्क्लोज करना है। लेकिन अगर सब्सिडरी ने प्रॉपर एसेट रिकॉर्ड कर दिया तो आपको उसको कंसोलिडेशन में भी क्या करना है? कंटिंजेंट लायबिलिटी रिकॉर्ड की है तो रिकॉर्ड एज एट फेयर वैल्यू इन एक्विजिशन डेट। और इसके पीछे कौन सा कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग का? प्रूडेंस। प्रूडेंस कहता है कि भैया लायबिलिटी के केस में मजाक नहीं। अब आ जाए सर, अब हम एक सवाल पढ़ने जा रहे हैं, उस वो नॉर्मल एसेट होगा, और सब्सिडी ने डिस्क्लोज किया है तो हम भी डिस्क्लोज करेंगे, तो फिर तो रिकॉर्ड वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ कंटिंजेंट एसेट की बात हो रही है। कंटिंजेंट एसेट का मतलब ये है कि उसने डिस्क्लोज किया हुआ यहाँ पे। ठीक है, अब आ जाते हैं सर किताब की तरफ आते हैं। ये किताब वैसे नई बुक हो या पुरानी बुक हो, दोनों के अंदर ये मौजूद है। सवाल का नाम है एक्स लिमिटेड। सवाल का नाम क्या है? और ये नई बुक भी सतीदान का नंबर आप सबके पास है, उससे ले लीजिएगा। और इसकी अभी सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल है इसकी इंशाल्लाह। पिछली क्लास में हमने 3 सवाल किए थे, हेल, हैश और हैसल। जिन बच्चों ने मुझसे FAR2 पढ़ा उनको कोई मसला नहीं है, आप ये सवाल हम FAR2 लेवल पे भी कर ही रहे होते हैं। ठीक है, और वैसे भी बेसिक से सवाल जिन्होंने नहीं भी पढ़ा। अब आ जाए सर, एक सवाल है एक्स लिमिटेड। सवाल का नाम क्या है? एक्स लिमिटेड सवाल का नाम है। ठीक है जी, और एक्स लिमिटेड गोज लाइक दिस। आ जाए सर, एक्स लिमिटेड हमसे कह रहा है
द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन फॉर एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड। सबसे पहले देखें पेपर करते हुए, अब तो खैर आप लोग का पेपर वो है, लेकिन आपका दिमाग जाए हाईलाइट की तरफ। 31 दिसंबर 2016 आर प्रोवाइडेड बिलो, हमने कहा अच्छा जी क्या है उसके अंदर पढ़ लेते हैं। एक्स लिमिटेड अक्वायर्ड 75% इन्वेस्टमेंट ऑन 1 मई 2016, मिड ईयर एक्विजिशन है, ठीक है सर। ये बातें दिमाग तुम्हारा तुम्हें कहता जाए। फॉर रुपीज 3.8 मिलियन एक्विजिशन डेट पे दे दी, द इन्वेस्टमेंट हैज बीन क्लासिफाइड एज अवेलेबल फॉर सेल। अभी थोड़ा सा सवाल पुराना है पास पेपर्स का ही। अवेलेबल फॉर सेल्स पता है क्या होती है? अवेलेबल फॉर सेल होता है जो हम पहले जमाने में करते थे, ओसीआई वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये आईएफआरएस 9 में जो हमारा होता है ना, देखो 3 करेंगे। अभी हमारी क्या होती है? फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल, फेयर वैल्यू थ्रू और अमोर्टाइज कॉस्ट। पहले होती थी, याद रखो, अमोर्टाइज कॉस्ट अवेलेबल फॉर सेल आईएफआरएस थ्रू ओसीआई, और पीएनएल के लिए वर्ड यूज करता था हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, हेल्ड फॉर, और अमोर्टाइज कॉस्ट के लिए वर्ड यूज करता था हेल्ड टिल मैच्योरिटी। तो ये नाम चेंज हो गया, हेल्ड टिल मैच्योरिटी रिप्लेस हो गया किससे? अमोर्टाइज कॉस्ट। अवेलेबल फॉर सेल इज ओसीआई, हेल्ड फॉर ट्रेडिंग इज पीएनएल। तो कहीं ये देख भी लो ना किसी कंपनी के पुराने अकाउंट्स में कुछ ही है, या कभी आप क्लाइंट पे जाते हो ना, तो क्लाइंट का बंदा इस लैंग्वेज में बात करे तो समझ जाना कि चाचा पुराने हैं। चाचा ने जो है 12-13 के बाद आईएफआरएस 9 को छेड़ा ही नहीं, उसके बाद से जो है स्टैंडर्ड क्या हो चुका है? चेंज हो चुका है। ये इस किस्म के लफ्ज अलग है। अभी भी ओसीआई को भी हम बेच सकते हैं ना, हाँ, तो ये भी कह रहा है कि अवेलेबल फॉर सेल, बेच सकते हैं। ट्रेडिंग का मतलब तो है ही कि बेचना ही है, ठीक है, तो नाम चेंज हुआ है। आज अवेलेबल फॉर सेल इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड, द गेन ऑन subsequent measurement as 31 December has been recorded within other reserves in X Limited's individual financial statements at the date of acquisition. Y Limited had earnings of 3.2 million. कितनी earnings थी? 3.2, ये इसने बता दिया। It is the group policy to value NCI at fair value at the date of acquisition. ये NCI को fair value पे मेजर करना, इसका मतलब क्या है सर? ये गुडविल का फुल गुडविल मेथड है। गुडविल के 2 मेथड होते थे, आप क्विकली रिवाइज करते हैं, एक प्रोपोर्शनेट, एक फुल गुडविल। प्रोपोर्शनेट गुडविल मेथड में क्या होता है? गुडविल सिर्फ और सिर्फ पेरेंट की होती है। फुल में गुडविल पेरेंट की भी होती है और एनसीआई की भी है ना सर। अगर हम बात कर लें यहां पर भी और हम इधर बात कर लें, गुडविल के 2 मेथड लिख करके कॉन्सेप्ट क्विकली रिवाइज करा दें कि गुडविल जो होती है हमारे पास, उसके कितने मेथड होते हैं? प्रोपोर्शनेट और फुल। अब सर फुल गुडविल मेथड में वो एक वर्ड यूज करता है क्या? एनसीआई एट फेयर वैल्यू, ठीक है ना। यहां पर हमने कह दिया इंपेयरमेंट ओनली पेरेंट, यहां पर इंपेयरमेंट बिटवीन पेरेंट एंड NCI both, impairment between parent and NCI both. अब सर यहां पर भी एक कॉन्सेप्चुअली बात तुम लोगों को याद होगा, रीजन भी बता था मैं कि सर फुल गुडविल, भाई देखें इंपेयरमेंट का शेयर दे रहे हैं तो नेगेटिव गुडविल का शेयर क्यों नहीं दे रहे हैं ना। नेगेटिव गुडविल का शेयर यहां पे लिख भी देते हैं, नेगेटिव गुडविल पेरेंट ओनली, नेगेटिव गुडविल पेरेंट ओनली, है ना, ऑलवेज। वाई? इसका एक लॉजिक भी बताता था मैं FAR 2 लेवल पे, भूलने नहीं चाहिए हो ना। बताएं जी, 100 रुपए का इनाम भी होता था इसके लॉजिक बताने पे कि सर नेगेटिव गुडविल हम सिर्फ पेरेंट को ही देते हैं, चाहे मेथड प्रोपोर्शनेट हो चाहे फुल हो। बार्गेन नहीं, ये नो 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 नो, एक रीजन देता था मैं, उसका रीजन एनसीआई में छुपा हुआ होता है। सर एनसीआई ऑलरेडी फेयर वैल्यू पे एक्विजिशन डेट पे, अब अगर उसको गुडविल भी दे दी तो फेयर वैल्यू को भी क्या करेगा? क्रॉस कर जाएगा, विच इज अकाउंटिंग को पसंद। बोला यार एक चीज फेयर वैल्यू पे मैक्सिमम हो सकती है यार, तुम अगर उसको गुडविल भी डालोगे तो वो फेयर वैल्यू को भी क्या कर देगा? क्रॉस कर जाएगा। इसीलिए उसने
अलाउ नहीं किया, बोला नेगेटिव गुडविल सिर्फ किसको दे दो, पप्पा को दे दो, पेरेंट को दे दो। तो याद रखिएगा गुडविल के अंदर ये वाला कॉन्सेप्ट। चले सर, ये है नॉर्मल सी चीज। अब आ जाए फिर से सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। कह रहा है ऑन एज डेट में 2016 द फेयर वैल्यू ऑफ द नेट एसेट्स अक्वायर्ड वाज द सेम एज द बुक वैल्यू विद द फॉलोइंग एक्सेप्शन। जब आ जाए, कह रहा है द फेयर वैल्यू ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट वाज ₹8 लाख higher than the book value. These assets were assessed to have an estimated useful life of 16 years from the date of acquisition of Y Limited. क्या मतलब है सर इसका? इसने कह दिया 8 लाख से ज्यादा है और 16 जो है ना साल की लाइफ है। याद रखिएगा 1 मई को खरीदा है, तो हमने कह दिया एक्विजिशन डेट पे 8 लाख की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट थी, तो इसकी वजह से डेप्रिसिएशन भी सब्सिडी के बुक्स में ज्यादा आएगी, है ना। सब्सिडी ने अपनी बुक्स में डेप्रिसिएशन कम रिकॉर्ड की होगी, तो हमें ज्यादा रिकॉर्ड करनी होगी, तो हम रिपोर्टिंग डेट पे फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट लेकर के जाएंगे, है ना। कितनी लेकर के जाएंगे जरा निकालें सब। क्विकली है तो हमसे 2 मिनट में हो जाना चाहिए। एक्विजिशन डेट पे 8 लाख, रिपोर्टिंग डेट पे कितनी? 766,666.67 नहीं, 1 मई को लिया है 8 महीने की, नहीं 4.5 ना 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 एक्विजिशन डेट और रिपोर्टिंग डेट। सर आ जाए ना भाई, एक्विजिशन डेट पे कितनी थी? 8 लाख की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट थी। रिपोर्टिंग डेट पे जाते हैं सर, रिपोर्टिंग डेट पे देखें 8 महीने की डेप्रिसिएशन खाली हटा देंगे। 1 मई को हमने खरीदा है, तो 8 लाख इंटू -8 लाख डिवाइड बाई 8/12 है ना। तो आपके पास कितनी आ गई है? 76667। तो आ जाए सर, एडजस्टमेंट आसान है, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। याद आया कि सर ये शो क्या कर रही है, क्विकली रिकॉल कर देंगे। सब्सिडी ने अपनी बुक्स में कितने से कम डेप्रिसिएशन चार्ज की होगी? 33 से, राउंड ऑफ करके। हमारे हिसाब से डेप्रिसिएशन 33 से बड़ी भी होनी चाहिए, तो सोना का डिफरेंस वाला कॉलम। याद है सब्सिडी के अंदर सर हम क्या करते हैं, हम सब्सिडी के अंदर सोना बनाना हमने सीख ली थी लास्ट क्लास में। कैसे? जितनी भी एडजस्टमेंट होती है सब्सिडी की प्रॉफिट वाली, है ना। अब फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट भी तो प्रॉफिट वाली है ना, उनको कहां डालते हैं? स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट। एक्विजिशन डेट पे 8 लाख से ज्यादा थी, रिपोर्टिंग डेट पे पीपी कितने से ज्यादा था, तो ये डिफरेंस 33 बता रहा है कि सब्सिडी तुमने इस रिटेन अर्निंग में से 33 की डेप्रिसिएशन कम माइनस की है, हम तुमसे ज्यादा माइनस करवा रहे हैं। आ जाएं, अगली चीज क्या है? कह रहा है the fair value of inventories was estimated to be ₹2 lakh higher than the book value. All of these inventories were sold by 31 दिसंबर 16। बताएं जी इसका क्या करेंगे? ये सारी इन्वेंट्री 31 दिसंबर 16 तक बिक चुकी थी। क्यों? कुछ भी नहीं करेंगे हम सोना में। आए जी, चलें सर आए, इसको भी जरा समझते हैं। देखिए एग्जाम्पलों से बात समझेंगे ना, समझ में आएंगे। इसकी वर्किंग करता हूं। बाकी मियां इधर आए बेटा, लास्ट क्लास क्यों अभी तक अपलोड नहीं हुई है पोर्टल पे? क्लास में मुजम्मिल से पूछता हूँ। आप ये पूछेंगे और मुझे बताएंगे, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन क्लास हुई है, ओरिएंटेशन पोर्टल पे नहीं है, वो तो ग्रुप पे शेयर की थी ना बेटा। फिर भी डालनी तो है ना, पोर्टल पे भी डाल दें। और ये अभी मुझे आप रिपोर्ट करेंगे कहाँ है वो, अभी देकर इसके बाद जाएंगे, ठीक है। अभी पूछ के बताएं मुझे, और ग्रुप पे मैसेज डाल दें हर सैटरडे को क्लास होगी, जब तक सर खुद मना ना करें। सही है, 6 से 8, ठीक है। ठीक है, ओके, थैंक यू। चलिए जी, अब हम अज्यूम करते हैं ये पॉइंट समझने के लिए। ये पॉइंट वैसे बचपन में आपने किया हुआ, लेकिन फिर समझते हैं। सपोज करें कॉस्ट इस कितनी है? 5 साल, 5 लाख। कॉस्ट कितनी है? 5 लाख। अब हमने कह दिया सर सब्सिडी ने अपनी बुक्स में कितने में इन्वेस्ट रिकॉर्ड की थी? 5 लाख। पेरेंट ने कहा कंसोलिडेशन के लिए चंदा, ना 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 ना, ये हमारे लिए कितने की हो गई है? 2 लाख से ज्यादा है। तो पेरेंट के हिसाब से पेरेंट ने इसको कितने पे रिकॉर्ड किया था? अब पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में सपोज करें ये इन्वेंट्री बिक गई 7 लाख में। कितने में बिकी? 7 लाख में, सही है। अब सब्सिडी कहेगी हमारे हिसाब से प्रॉफिट कितना है?
2 लाख है ना। पेरेंट क्या कहेगा, बोलेगा चंदा हमारे हिसाब से प्रॉफिट है ही नहीं, क्योंकि हमने इसको 7 लाख से जब इसकी वैल्यू को हमने बढ़ाया तो ये 2 लाख का जो इंपैक्ट है गुडविल में चला गया। तो बोला हमने तो इसको गुडविल के अगेंस्ट रिकॉर्ड कर चुके हैं ऑलरेडी, हमने इसकी एंट्री बना दी, इसकी वजह से जब फेयर वैल्यू बड़ी होगी तो गुडविल कम हो गई होगी, तो इसकी एंट्री बनी होगी इन्वेंट्री डेबिट गुडविल क्रेडिट। सब्सिडी को बोला तुम अब इसके ऊपर अगर प्रॉफिट रिकॉर्ड करोगे तो ऑलरेडी इसका इंपैक्ट आ चुका है हमारे पास तो कंसोलिडेशन में, तो हम इसको नहीं मानते, तो अब इसके हम सोना में कैसे एडजस्टमेंट डालेंगे बताएं। सर हमने कहा एक्विजिशन डेट पे डिफरेंस था 2 लाख का, रिपोर्टिंग डेट पे क्या हो गया 0, तो ये 200 नेगेटिव ये बता रहा है कि सब्सिडी ने बाद में 2 लाख का ये प्रॉफिट रिकॉर्ड किया, हमें इसको क्या करना है, रिवर्स करना है। क्लियर है? चलें सर अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है, क्या कह रहा है, ऑन एक्विजिशन X लिमिटेड आइडेंटिफाइड एन इंटेंजिबल एसेट दैट Y लिमिटेड डेवलप्ड इंटरनली बट विच मेट दी recognition criteria of intangible. This intangible is expected to generate economic benefit from the date of acquisition until 31 December 2017 and was valued at rupees 1,50,000 at the date of acquisition. कह रहा है भाई इन्होंने जो है ना एक एसेट बनाया है वाई लिमिटेड इंटेंजिबल, जिसको एक्सपेक्टेड है कि वाई लिमिटेड ने रिकॉर्ड नहीं किया, देख भी लेते हैं उसकी बुक्स में इंटेंजिबल आ रहा है, नो कोई रिकॉर्ड इंटेंजिबल, हमने कहा हमारे हिसाब से भाई ये क्राइटेरिया मीट करता है, रिकॉर्ड होना चाहिए। कितने से रिकॉर्ड होना चाहिए, तो हमारे हिसाब से मुझे बताओ एक्विजिशन डेट पे कितना रिकॉर्ड करेंगे और रिपोर्टिंग डेट पे क्या होगा। रिपोर्टिंग डेट पे तुम लोगों को फॉर्मूला याद है ना निकालने का, कैसे निकाल देते हम फॉर्मूला रिपोर्टिंग डेट की वैल्यू, उसका एक फॉर्मूला यूज करते थे हम। फॉर्मूला क्या यूज करते थे बताओ, जो बच्चे फॉर्मूला भूल चुके हो ना, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट एट रिपोर्टिंग डेट का क्या फॉर्मूला होता है भैया, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट एट एक्विजिशन डेट डिवाइडेड बाई लाइफ एट एक्विजिशन डेट मल्टीप्लाई बाई रिमेनिंग लाइफ एट 94,766। हाँ जी, तो मुझे बताएं कितने का बचा होगा, 1.5 लाख का था और अभी कितने का, 8 महीने, तो और एक्विजिशन डेट कब की थी हमारी, 1 में, लेकिन एक्विजिशन डेट से लेकर कब तक, 31 दिसंबर 17, तो टोटल कितने महीने थे, 20 महीने, उसमें से कितने महीने गुजर चुके, तो इसका कितना होना चाहिए, 90,000। आ जाए सर, हमने कह दिया सर ये भी हो गया 150 के एक्विजिशन डेट पे, रिपोर्टिंग डेट पे हमने कह दिया 20 महीने का था, 8 महीने गुजर चुके हैं, ठीक है जी। अब आ जाते हैं सर आखिरी पॉइंट जो कि थोड़ा सा शरारती भी है, अ कंटिंजेंट लायबिलिटी विच हैड अ फेयर वैल्यू ऑफ रुपीज 2,10,000 एट द डेट ऑफ एक्विजिशन हैड अ फेयर वैल्यू ऑफ 84,000 31 दिसंबर 2016। बताएं जी, तो क्या करेंगे, एक्विजिशन डेट पे कितने से आएगा, 2,10 से, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव लायबिलिटी है तो नेगेटिव। हम कह रहे हैं सब्सिडी तुम्हारी बुक्स में कंटीजेंट लायबिलिटी आ रही है, हमारे हिसाब से वो एक्विजिशन डेट पे कितने की है, 2,10 की। सब्सिडी का ओके सर, रिपोर्टिंग डेट पे कितने की है, 84 की, उसकी फेयर वैल्यू हो गई। हमने कहा उस टाइम हमें लगा था 2,10, अभी कितनी है। अब आ जाए सर, सवाल ये आया कि गेन कितने का आ गया। अब एक मासूमाना सवाल, 126 के गेन को क्या करूंगा मैं, इसकी क्या एंट्री बनाऊंगा, इसकी क्या गुडविल एडजस्ट करूंगा मैं, इससे गुडविल एडजस्ट होगी या कहीं और जाएगी, ये कंटिजेंट ही है। अभी देखो नॉर्मल लायबिलिटी नहीं है, सब्सिडी अभी भी कंटिजेंट ही कह रहा है। हमने बताओ ये गुडविल होगी या नहीं होगी, इस पे ये वाला रूल अप्लाई होगा नहीं होगा जो अभी हमने पढ़ा था यहाँ पे,
सब्सिडी की बुक्स में तो डिस्क्लोज हुई हुई है। चलें सर, अब हम यहाँ पे लिख भी देते हैं, इसका हम लिखेंगे पेन से। subsequent gain loss due to remeasurement। कहां लेकर के जाएंगे उसको? विल बी इन CRE, विल बी इन CRE। तो इसकी एंट्री पता है क्या बनेगी? लाइबिलिटी डेबिट CRE क्रेडिट, लाइबिलिटी डेबिट CRE क्रेडिट। ठीक है सर, तो याद रखना कंटिन्यूड लायबिलिटी का सब्सिक्वेंट गेन लॉस कहां जाएगा? CRE में। तो सर ये बन गई हमारी क्या इस सवाल की? सोना। अब देख लेते हैं कोई और पॉइंट कह रहा है, इम्पेयरमेंट रिव्यू वाज कंडक्टेड on 31 December 16 and was decided that the goodwill on the acquisition of Phi Limited was impaired by 20%। ठीक है सर, जब इंपेयरमेंट का जिक्र है तो गुडविल क्या आएगी? पॉजिटिव, है ना। नेगेटिव गुडविल क्या इंपेयर होती है? नहीं सर। और इंपेयरमेंट होती क्या है? गुडविल की वैल्यू में कमी। गुडविल के बारे में एक कॉन्सेप्ट और याद है, गुडविल सब्सिक्वेंटली इंपेयर हो सकती है, एनहांस। क्यों? IS 38 मना करता है। क्या मना करता है? इंटरनली जनरेटेड गुडविल को आप इंटरनली, तो इंटरनली हो जाएगी वो, है ना सर। आ जाए, फिर कह रहा है एक्स लिमिटेड सोल्ड गुड्स टू फॉर ₹3 लाख, पेरेंट बेच रही है सब्सिडरी को, तो क्या उसका ताल्लुक सोना से होगा? नहीं सर, क्योंकि सर सोना में सिर्फ सब्सिडी की एडजस्टमेंट आती है ना। हाफ ऑफ दीज गुड्स रिमेन्ड इन इन्वेंटरी एट 31 December। एक्स लिमिटेड मेक्स 20% मार्जिन ऑन ऑल सेल्स। नो डिविडेंड्स वर पेड बाय आइदर एंटिटी इन द ईयर एंडेड 31 December 16। सही है सर, किसी ने कोई डिविडेंड पे नहीं किया। अब सर आ जाए, हमने कहा सोना बन गई है, आप सबको पता है, तो जरा जल्दी से मैं चाहूंगा आप लोग खुद ही, ये सोना आपके सामने मौजूद है, गुडविल भी निकालें, NCI भी निकालें। NCI के अंदर 3 चीजें आएंगी, फुल गुडविल मेथड है ना। वो 3 चीजें क्या है? NCI एक्विजिशन, पोस्ट एक्विजिशन शेयर, इंपेयरमेंट। गुडविल और NCI निकालने बहुत सिंपल हो गया अब तो। 75% होल्डिंग है हमारी, याद रखिएगा। चलिए सर, हमने कहा सवाल के लिहाज से हमने कह दिया हमने कितने में कंपनी को खरीदा है? 3.8 में। सवाल में गिवन है ना सर, 3.8 मिलियन में खरीदा गया है। ओके सर, फिर क्या हुआ सर? ये हमारी थी। अब इधर आ जाएं, और NCI की भी फेयर वैल्यू दे दी है निकाल करके, एग्जामिनर ने स्वीट होने की साढ़े आधे पार की है। कितनी दी हुई है कि भाई NCI की फेयर वैल्यू क्या है एक्विजिशन डेट पे? 1.6 मिलियन। अब आ जाएं, ए मेरे बच्चों, फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन और फेयर वैल्यू ऑफ NCI 3.8 और 1.6 आ गई, मानते हो? ठीक है सर। और आपको पता है फुल गुडविल मेथड है। कौन सा गुडविल मेथड है? अब प्रोपोर्शनेट गुडविल मेथड में हम क्या करते थे? NCI को इग्नोर करके अपनी परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन ये फुल गुडविल मेथड है। फुल गुडविल मेथड में हम क्या करेंगे? टोटल। ये कॉपी नहीं करना क्लास, अगर ये तुम्हें क्लास खत्म होते ही करना है तो अपने उसके लिए करो, लेकिन मैं खत्म होती इसकी तुम्हें भेज दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो अब हम आगे सर, आप कैलकुलेटर पे चीजें सॉल्व करने के काबिल हो, अब बड़े हो गए आप। तो हमने कहते गुडविल कितनी आ गई? 260। और इंपेयरमेंट कितने से हो रही है? 20%। तो इंपेयरमेंट कितनी हो गई? अब जरा 52 की मुझे एंट्री तो बताओ क्या बनेगी? NCI को भी जाएगी और पेरेंट को भी जाएगी। कितने, क्या क्या पोजीशन से जाएगी ये बताओ? 52 की एंट्री क्या बताएं? CRE डेबिट, NCI डेबिट और गुडविल क्रेडिट। कितने अमाउंट से? गुडविल हो जाएगी 52 से, और CRE और NCI का रेशो तुम लोगों को पता है कितना है भैया? NCI का 13 और 39। ठीक है सर, क्लियर है? अगर तो ये प्रोपोर्शनेट होता तो सिर्फ किसको जाती? पेरेंट को। क्यों? क्योंकि सर प्रोपोर्शन में सिर्फ पेरेंट के से ही गुडविल देते। ठीक है जी, तो बेसिक वाली क्लास अगर आपने देख ली है गुडविल इसकी,
तो इसके बाद आपको उसमें से उन्होंने प्रोपोर्शनेट किया था, यहाँ पर हम फुल भी जा रहे हैं। क्या हम यहाँ तक क्लियर है मेरा बच्चा? अब हम आगे है सब बच्चे इधर। एनसीआई याद है, हम ईमान बनाने थे बचपन में FAR2 लेवल पे कि एनसीआई के अंदर सिर्फ 3 चीजें आएंगी। कौन सी 3 चीजें बताओ? फेयर वैल्यू एट एक्विजिशन, इम्पेयरमेंट, और तीसरी चीज क्या थी? पोस्ट एक्विजिशन। सब्सिडी को हमने खरीदा था जब सब्सिडी की वैल्यू कितनी थी? बताओ जी कितनी थी? 5140। कितनी थी? 5140, जिस इस पे हमने खरीदा था। आज कितनी है? 577। तो हमारे खरीदने के बाद कितना कमाया? 633। कितना कमाया? 633। तो हमने कह दिया सर सब बच्चे इधर देख लें, सर 633 कमा लिया। तो हमने कह दिया 600 हमारे पास था, हमारे पास खरीदने के बाद उसने कमाया K15 बोले तो उसका 13 मिलियन। तो 1745 क्या हो गया सर हमारा? 1745 एनसीआई का शेयर हो गया। क्या हम यहाँ तक क्लियर है? पक्की बात है? चलें सर, अब हमने कहा सबसे पहला काम निकालते हैं सोना, फिर क्या निकालेंगे? एनसीआई, फिर CRE। अब आ जाए सर, ये आ गए हम CRE पे। कहाँ गए CRE? कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग। क्या है CRE में? क्या आ गया? हमने कहा जाए पेरेंट की रिटेन अर्निंग सवाल में कितनी गिवन है? 70। ऐसा ही है? और बताएं। 474.75 इम्पेयरमेंट ऑफ, ये हमने 7500 कहां से ले लिया? पेरेंट की रिटेन अर्निंग। 633 का हमने कितना % ले लिया? गुडविल की इम्पेयरमेंट का शेयर पेरेंट का कितना था? 39। और यूआरपी का, अब आ जाए यूआरपी वाली एडजस्टमेंट पढ़ते हैं सर। याद है नहीं याद है? इसको भी जरा हम समझेंगे, एंट्रीज की मदद से आ जाए। एक्स लिमिटेड सोल्ड गुड्स टू वाई लिमिटेड फॉर 3 लाख। हाफ ऑफ दीज गुड्स रिमेन्ड इन इन्वेंटरीज एट 31 दिसंबर। एक्स लिमिटेड मेक्स 20% मार्जिन ऑन ऑल सेल्स। अब सर यही एडजस्टमेंट सबके दिमाग में हो, एक्स ने 3 लाख की गुड्स बेची वाई को, है ना? अब आधे बिक चुका है, वो भी आ गया, है ना सर? अब आ जाए इसको हम एंट्रीज की मदद से समझते हैं कि अगर इसकी एंट्रीज बनाए तो हम क्या बनाएंगे। इधर बनाने पे आ जाते हैं सब बच्चे इधर। पेरेंट की बुक्स, किसके बुक्स? पेरेंट बुक्स। पेरेंट बुक्स। फिर हमने कहा सब्सिडरी बुक्स, और फिर हमने क्या कहा? कंसोलिडेटेड। पेरेंट ने एंट्री बनाई होगी, क्या बनाई होगी? बैंक डेबिट, सेल्स क्रेडिट। कितने से? है ना? पेरेंट ने एंट्री बना दी होगी कितने से? 3 लाख। दूसरी तरफ पेरेंट ने एक और एंट्री बनाई होगी, बताओ वो भी क्या? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट। कितने से? 20% मार्जिन पे बेच रहा है ना सर? मार्जिन का मतलब क्या होता है? सेल्स इज 100%। मार्जिन मतलब क्या होता है? तो कॉस्ट क्या हो जाएगी? कॉस्ट 80% हो जाएगी। अगर सेल्स 100% है और 20% का प्रॉफिट है तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 80%। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट और इन्वेंटरी कितने से? मानते हो? पेरेंट एंट्री बना चुका। अच्छा, सब्सिडी ने अपने पास इन्वेंट्री रिकॉर्ड की कितने पे? 300 पे, है ना? सब्सिडी ने कितने पे रिकॉर्ड की? 300। आसान है। फिर क्या हुआ होगा सर? सब्सिडी ने आधी बेच भी दी इसमें से। सपोज करें, हम अज्यूम करते हैं सब्सिडी ने आधी जो बेची वो कितने में बेची? आधी। सब्सिडी ने सर आधी जो बेची वो हम कह लेते हैं 140, अपना 150 में बेची, ठीक है ना? कितने में बेच दी?
उसने कोई प्रॉफिट नहीं कमाया, उसने 150 में बेच दी, उसने एंट्री बना ली अपने पास बैंक डेबिट सेल्स क्रेडिट, कितने में? 150। दूसरी तरफ उसने एंट्री बनाई होगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट इन्वेंट्री, जो कि उसने आधे में बेच दी, 150 है ना। अब सर आ जाएं, स्टैंडर्ड कह रहा है देखो जो ग्रुप में नहीं रहा ना, मुझे उससे कोई परवाह नहीं है, लेकिन एक इन्वेंट्री है जो आधी इन्वेंट्री है, सही है इसकी, सॉरी अपनी जो आधी इन्वेंट्री है, कौन सी इन्वेंट्री है? ये जो 240 वाली इन्वेंट्री थी ना, ये 240 की यहां से निकली थी, यहां पर कितने में पहुंची? 3 लाख में। तो 60 रुपए का तुमने प्रॉफिट कमाया है ना। जो बेच दी वो बेच दी, लेकिन जो नहीं बेची ना, वो उस पर मुझे मसला है। बोला वो जो नहीं बेची इसका 50%। अब इधर देख लेना सब बच्चे, 120 है ना, बोला कितने का है? सॉरी क्या कर दिया मैं, 50% 120 का था, लेकिन यहां पर कितने का पड़ा हुआ है? 300 में से 150 माइनस करो तो 150 का। बोलता है ये जो यार, ये अब तुम ग्रुप के लिहाज से पेरेंट और सब्सिडरी कौन है? एक है। तो बोला इसका क्या करना चाहिए? इसका प्रॉफिट रिवर्स करना चाहिए। तो हम कंसोलिडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या एंट्री बनाएंगे? पेरेंट की सीआरई डेबिट इन्वेंट्री कितने से? क्या हम यहां तक क्लियर हैं? तो सर ये एंट्रीज अगर कॉपी करनी है ये भी मिल जाएंगे आपको, तो इस एंट्री को समझ लें अच्छे से। ये बेसिकली हमने कह दिया कि सर हमारे पास एंट्रीज हैं। ठीक है सर, तो ये बचपन में आपने एंट्रीज पढ़ी थी, अब इसका इंपैक्ट इन्वेंट्री पे भी जाएगा और कहां जाएगा? तो हमने कहा आ जाए सर आ जाए। अब हम गए आगे, सीआरई पहले खत्म करते हैं। सीआरई में हमने कह दिया ये हो गया, और यूआरपी और इन्वेंट्री कितना आ गया? ओहो वाइट हुआ हुआ है, 30। ठीक है सर, तो हमने कह दिया टोटल सीआरई कितना आ गया? 7905। 7905 ये आ गया हमारा टोटल सीआरई। हमने सारी वर्किंग्स कर ली। अगर आप देखें, हमने सर सोना बनाई, ठीक है सर। सोना के बाद हमने क्या किया? हमने सर सोना के बाद सीआरई निकाली। सीआरई निकालने के बाद हमने क्या किया? गुडविल निकाली, एनसीआई निकाली, है ना। अब हम आ जाएंगे किसकी तरफ? बैलेंस शीट की तरफ। किसकी तरफ हम बढ़े? बैलेंस शीट। सॉरी बैलेंस शीट क्या चीज होती है, इधर पढ़ते हैं, आ जाए। बहुत सिंपल है। आय हाय हाय हाय, चलिए सर बैलेंस शीट को समझते हुए जाते हैं। पीपीई में सवाल के लिहाज से आपने पेरेंट और सब्सिडी की फिगर उठाई। सवाल के लिहाज से अगर आप फिगर देखें कितनी है? 1200 प्लस 4, 12 प्लस 4 प्लस 7666.67। गुडविल आ गई 260 की आई थी, 52 की इंपेयरमेंट के बाद गुडविल कितने की बची? 208। ठीक है सर, फिर हम आगे आए, इंटेंजिबल कितने से आ गया? 90। इन्वेंट्री 2200 प्लस 800 माइनस 30। रिसीवेबल एज इट इज उठ के आ गए। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एज इट इज उठ के आ गए। फिर हम आ जाते हैं इक्विटीज एंड लाइबिलिटी। शेयर कैपिटल सिर्फ किसका आया? पेरेंट। कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग आ गई। एनसीआई जो आपने निकाली थी सर वही उठ के आ रही है, देखें 1745। लॉन्ग टर्म बोरोइंग सिर्फ और सिर्फ किसकी थी? 2700 पेरेंट की थी। सर अदर रिजर्व मैंने नहीं लिया, ये क्यों नहीं लिया? अदर रिजर्व मैंने नहीं लिया सर, वो तो मैंने सोना में भी नहीं लिया है। अदर रिजर्व मैंने क्यों नहीं लिया है? ये इग्नोर करने की इसको वजह, सर सब्सिडरी वाला इधर पकड़े, इधर पढ़े, इधर पढ़े। कह रहा है कि भैया द गेन ऑफ इट्स सब्सिक्वेंट मेजरमेंट हैज बीन रिकॉर्डेड विद इन अदर रिजर्व एक्स लिमिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब इधर देख ले, तुमने सर देखें अवेलेबल फॉर सेल इन्वेस्टमेंट तुम्हारे पास कितने की आ रही है? 4000। सब बच्चे इधर देख लो 4000। और हमने कहा सर तुमने ली कितने में थी? 3800।
200 का क्या था, तुमने इसके ऊपर गेन रिकॉर्ड किया। देखना इधर तुमने एंट्री बनाई होगी इंडिविजुअल बुक्स में, इन्वेस्टमेंट डेबिट बैंक 3800, सही है। फिर तुमने सब्सिडी को खरीदने की दूसरी एंट्री क्या बनाई होगी, ये एंट्री कॉपी कर लेना। हमने क्या दूसरी एंट्री क्या बनाई होगी, इन्वेस्टमेंट डेबिट और ओसीआई क्रेडिट कितने से, पेरेंट ने कहा भाई क्या हो गया, सब्सिडी हम कंसोलिडेट करने चाह रहे हैं, तो जो तुमने ये गेन चेन रिकॉर्ड किया है हम इसको नहीं मानेंगे, इसको हम क्या करेंगे, नहीं मानेंगे। तो इसको हम क्या कर देंगे, रिवर्स करेंगे, इग्नोर करेंगे इंडिविजुअल बुक्स में से, ठीक है। तो ये इसका लर्निंग आउटकम भी है, याद है लर्निंग आउटकम लिखते थे, लर्निंग आउटकम क्या शो करता है हमें कि सर एंड में याद करा देता है, ठीक है। तो इस सवाल का लर्निंग आउटकम लिख लो इसी एंट्री के ऊपर, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी बुक्स कैन बी क्लासिफाइड, investment in subsidiary in parent books, investment in subsidiary in parent books can be classified subsequently as fair value through OCI or P&L but for consolidation purposes we have to eliminate any such gain or loss, ये एडजस्टमेंट भी नहीं होती थी FAR2 लेवल पे, ठीक है, लेकिन CA फाइनल लेवल पे ये एडजस्टमेंट भी हो सकती है कि आपको कह दे कि भाई देखो ये इजाजत है कि सब्सिडी की इन्वेस्टमेंट को अब तक हम FAR2 में आप क्या करते थे, कॉस्ट पे रखते थे ना, लेकिन यहां पर इजाजत है कि आप कॉस्ट पे भी रख सकते हो, आप फेयर वैल्यू थ्रू P&L, फेयर वैल्यू थ्रू OCI किसी पे भी रख सकते हो, सही है ना। मतलब सर ये नेक्स्ट ईयर्स में भी आ सकते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये बच्चों से अब आप थोड़े बड़े हो गए, इसीलिए हम इंडिविजुअल बुक्स में आप 9 के हिसाब से रिकॉर्ड कर सकते हैं, कोई मसले की बात ही नहीं है, सही है सर। अब आ जाते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग 2700 और करंट लायबिलिटीज। अगर आप देखें सर कितनी आ रही है, 2000 प्लस 1000, 84 किस चीज का ऐड किया है, कंटिंजेंट। अच्छा कंटिंजेंट लायबिलिटी में भी हमने एक पॉइंट यहां पर लिख दिया था, इन CRE एंड NCI, इसके आगे CRE एंड NCI में दोनों लिखना जरूरी है भैया, CRE एंड NCI, क्या हम जो सब्सिक्वेंट होगा एंड NCI, तो हमने देखा ना सर, या ब्रैकेट में चाहें तो लिख दें, सोना के अंदर आप एडजस्टमेंट इसकी डाल सकते हैं। क्या हम यहां तक क्लियर हैं, हाँ जी। अब सर आ जाएं, ये तो बिल्कुल एक बेसिक सवाल था, इस सवाल से ना आपने फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट FAR2 लेवल की रिवाइज कर ली, और इस सवाल से आपने फुल गुडविल मेथड रिवाइज कर लिया और URP वाली एडजस्टमेंट रिवाइज की है ना पिछले सवाल में क्लास में। अब सर एक और मैं आपको कॉन्सेप्ट देने चाह रहा हूं जो कि आपने FAR2 लेवल पे नहीं पढ़ा, इसका पूरा कॉन्सेप्ट मौजूद है जब आप इंपेयरमेंट के लेक्चर्स देखेंगे रिकॉर्डेड उसमें, सही है ना। लेकिन मैं फिर से भी अभी रिवाइज यहाँ पर क्विकली जिन्होंने देख लिया उनके लिए भी, जिन्होंने नहीं देखा उनको भी रिवाइज करवाना चाहूंगा, तैयार हो। चलिए सर, अब एक कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास इंपेयरमेंट, पहले बताओ इंपेयरमेंट कब होती है, जब एसेट की बेनिफिट देने की सलाहियत में कमी आ जाए, एसेट की बेनिफिट देने की सलाहियत में क्या आ जाए, कमी आ जाए, ठीक है सर, उसको हम क्या कहते हैं। और इंपेयरमेंट के का फॉर्मूला क्या होता है, जब कैरिंग अमाउंट एक्सीड कर जाए किससे, अब रिकवरेबल अमाउंट क्या है, बेसिकली वही तो है बेनिफिट देने की सलाहियत। भाई ये AC लगा हुआ है, हमने कहा 50,000 का आ रहा है KNS की बुक्स में, साजिद साहब अभी इसको बेचने जाएं तो कितने का बिकेगा, 40,000 का, कितने का बिकेगा, और अगर उसको इस्तेमाल करें तो कितने बेनिफिट ले सकते हैं, 45। तो बोला सर ये तो मैक्सिमम आपको बेनिफिट 45 के दे सकते हैं, तो बुक्स में 50 का क्या कर रहा है, तो हमें क्या कर देनी है,
इम्पेयरमेंट। तो जब कैरिंग अमाउंट एक्सीड कर जाए किससे, और रिकवरेबल अमाउंट क्या होता है, हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज। ये हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना सर। तो साजिद साहब के लिए वैल्यू इन यूज हायर थी 45,000 40 के मुकाबले में। अब सर आ जाए, कभी कभी ना एक छोटे एसेट की इंपेयरमेंट निकालना बहुत, अब इस कुर्सी की इंपेयरमेंट कैसे निकालोगे, है ना, तुम्हारी तो हालत टाइट हो जाएगी सर। साजिद दुनिया भर के चीतों को बुला ले, नहीं निकाल सकते यार कि ये कुर्सी वैल्यू फेयर वैल्यू तो निकल जाएगी, अरे वैल्यू इन यूज कैसे निकलेगी कुर्सी की, कितने बच्चे आकर बैठ रहे हैं, क्या है ये, बड़ा मुश्किल कॉन्सेप्ट है। सही है। तो हमने कहा कि जो है कि सर अब इसके लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट आ जाता है, सुनना सब सीजीयू और सीजीयू समझाने से पहले मैं आपको यूनिलीवर, अब क्योंकि हमारे पास वो लोग भी हैं जो यूनिलीवर में माशाल्लाह आर्टिकल्स कर रहे हैं, तो खुदा के वास्ते मैं यूनिलीवर जो बच्चों को बताता हूँ वो पुरानी बताता हूँ समझाने के लिए, क्योंकि मेरे दिमाग में वो बसी हुई है। अब स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है, सही है। यूनिलीवर ने आइसक्रीम को अलग कर रहे हैं अपने पास से, जो है उसको कर दिया है, रिफ्रेशमेंट्स को अलग कर दिया, आपका टी को अलग कर दिया है, सही है ना सर। तो अब स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है, एकदम पुराना समझते। हमने कहा यूनिलीवर जब थी ना, जब मैं यूनिलीवर में था, तो यूनिलीवर कुल मिलाकर, ये आप लोगों को मैंने IFRS 8 में भी पढ़ाया है ना, यूनिलीवर कुल मिलाकर के 3 कैटेगरीज में काम करता था, है ना सर। हमने कह दिया था होम केयर, HC, फिर क्या पढ़ा था हमने, पर्सनल केयर, और फिर हमने पढ़ा था फूड्स एंड रिफ्रेशमेंट्स। ठीक है। होम केयर में उसके अलग अलग ब्रांड है ना, कौन कौन से हैं, सर्फ एक्सेल और डोमेक्स, सही है। कंफर्ट एक उनका आता है जो फैब्रिक सॉफ्टनर होता है ना, इसी किस्म की चीजें। और पर्सनल केयर में तो त्वचा के लिए बहुत सारी चीजें हैं ना, फेयर एंड लवली जो कि अब क्या हो गया, ग्लो इन लवली हो गया, फिर सन सिल्क भी उनका है, और लक्स है, और लाइफ बॉय, ये सब उनके है ना सर। अब आ जाते हैं फूड्स एंड रिफ्रेशमेंट के भी 2 हिस्से थे। कितने हिस्से थे, 2 हिस्से। कितने हिस्से सर, 2। हमने कहा सर पहला हिस्सा हमारे पास था फूड्स और दूसरा था रिफ्रेशमेंट्स। अब सर रिफ्रेशमेंट्स के भी जो है ना मजीद हिस्से थे, रिफ्रेशमेंट के भी 2 हिस्से और थे। वो क्या था, हमने कहा सर आइसक्रीम और टी। मैं यूनिलीवर में जब था ना, तो यूनिलीवर ने अपने जो फाइनेंस के लोग थे ना उनको तोड़ा हुआ था इन्हीं में। एक बंदा होम केयर देखता था, एक बंदा पर्सनल केयर देखता था। मैं देखता था फूड्स, जो अब लिस्टेड कंपनी भी इनकी है ना, मैं यूनिलीवर फूड्स को मैं देख रहा था। रिफ्रेशमेंट के अंदर 2 बंदे और थे, एक बंदा आइसक्रीम देख रहा है, एक बंदा टी। अब हम आइसक्रीम की मद में ये बात समझते हैं, मेरा बच्चा, सब बच्चे इधर आ जाएंगे, आइसक्रीम की मद में ये बात समझने लगे हम सर, क्योंकि अब हम आपको कॉन्सेप्ट देने जा रहे हैं सीजीयू का, किसका, कैश जनरेटिंग यूनिट के। भाई अगर एक एसिड की स्टैंडर्ड कहता है अगर एक एसिड की इंपेयरमेंट नहीं निकल सकती तो आप पूरे सीजीयू की इंपेयरमेंट टेस्ट करो। अब सीजीयू क्या होता है, इसके ऊपर डिटेल में बात तो की हमने इंपेयरमेंट में, लेकिन भाई सीजीयू तुम समझो तो सही। अब इधर देख लो सीजीयू क्या हो गए है। आइसक्रीम का यूनिलीवर का ब्रांड कौन सा है, और वॉल्स के अंदर सब ब्रांड भी हैं, कौन कौन से, हमने कह दिया आ जाएं, कॉर्नेटो, आसिफ भाई, और मैग्नम, और जेट स्पॉट, सही है, जेट स्पॉट भी यूनिलीवर का ब्रांड है, और फीस्ट, और भी पता नहीं क्या क्या होंगे, सही है ना। अब हमने कह दिया, हमने कहा सर सीजीयू क्या होगा। अब सीजीयू की डेफिनेशन सुनना, सीजीयू की डेफिनेशन है वो एसेट कि अगर आज आप पूरी कंपनी को बंद कर दो, आज आप, तो वो अकेला ग्रुप ऑफ एसेट, वो अकेला ग्रुप ऑफ एसेट कमा करके दे, वो अकेला कैश जनरेटिंग यूनिट की डेफिनेशन क्या है कि अगर आज आप पूरी कंपनी को बंद कर दो तो वो अकेला ग्रुप ऑफ एसेट। अब मुझे बताओ यूनिलीवर के लिए व्हाट इज सीजीयू। अगर हम यूनिलीवर की बात करें तो यूनिलीवर के लिए हमने पूरा स्ट्रक्चर आपके सामने खड़ा कर दिया है ना। यूनिलीवर का बोर्ड पे देखें तो आप, हमने कह दिया कि सर यूनिलीवर के पास होम केयर भी है, पर्सनल केयर भी है, तो रिफ्रेशमेंट में आइसक्रीम भी है, टी भी है, फिर वॉल्स है, वॉल्स में कॉर्निटो है, मैग्नम है, जेट स्पॉट है। तो स्टैंडर्ड कहता है वो ग्रुप ऑफ एसेट, स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ एसेट कि अगर आज आप पूरी कंपनी को
बंद कर दो तो भी वो कैश कमा करके दे, उसको हम कहते हैं सीजीयू। अब यूनिलीवर के लिए मुझे बताओ, होम केयर सीजीयू होगा पूरा, पर्सनल केयर, फूड एंड न्यूट्रिशन सीजीयू होंगे, या यूनिलीवर के लिए ग्लो एंड लवली एक सीजीयू होगा, यूनिलीवर के लिए जेड स्पॉट एक अलग सीजीयू होगा, अपना मैग्नम अलग होगा और कॉर्नेटो अलग होगा। बताओ यूनिलीवर के लिए सीजीयू क्या होगा? सीजीयू की डेफिनेशन है वो स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ एसेट जो कि कैश जनरेट कर सके इंडिपेंडेंटली। आज पूरी कंपनी को बंद कर दो तो वो कैश कमा करके देगा अकेला, कैश जनरेट करके। अब पर्सनल केयर, होम केयर, फूड्स एंड रिफ्रेशमेंट, फूड्स अलग, रिफ्रेशमेंट्स अलग, या सर हमने कहा ये कॉर्निटो, मैग्नम, जेड स्पॉट, ग्लो एंड लवली ये सब अलग अलग सीजीयू है? सब सीजीयू क्या ये सब अलग अलग सीजीयू है, या हमने कहा बड़े कैटेगरी लेवल पे देखेंगे रिफ्रेशमेंट अलग सीजीयू है? और इसको ब्रेक करेंगे जितना कम से कम स्मॉलेस्ट, तो सर हमने कहा ये जेड स्पॉट एक सीजीयू है, यूनिलीवर, ये भी लक्स भी सीजीयू है। भाई यूनिलीवर ने कह दिया कि आज पूरी कंपनी को बंद कर देना, तो सिर्फ लक्स को, यूनिलीवर कुछ नहीं बनाएंगे, सिर्फ क्या बनाएंगे? लक्स। लक्स कैश कमा करके देगा। कुछ नहीं बनाएंगे, क्या बनाएंगे? जेड स्पॉट कैश कमा करके देगा। तो सीजीयू क्या है? जेड स्पॉट। ठीक है, सीजीयू क्या है? तो स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ एसेट। क्या हम यहां तक क्लियर हुए? अब इसको यहां से कनेक्ट करते हैं, सब बच्चे सुनिएगा कि सर सब्सिडी भी तो एक सीजीयू हो सकती है। यूनिलीवर के लिए सर्फ एक्सेल कौन बनाता है? फतेह अली केमिकल्स। कौन बनाता है? फतेह अली केमिकल्स। यूनिलीवर की सब्सिडरी है, लेकिन पूरा सर पाकिस्तान जब बना था ना, तब यूनिलीवर ने फतेह अली केमिकल्स को पकड़ा था 1953-54 में कि तुम हमारे सर्फ बनाओ। फिर 70s में उसको खरीद भी लिया। ठीक है ना? अब फतेह अली केमिकल्स सिर्फ एक काम कर रहा है, यूनिलीवर के लिए क्या बना रहा है? सर्फ। पहले कोई और था, फिर अपना बना लिया। अब वो फतेह अली केमिकल्स यूनिलीवर की सब्सिडरी के साथ साथ उसका सीजीयू भी है, उसका कैश जनरेटिंग। तो कभी कभी पूरी सब्सिडरी भी सीजीयू होती है। बट सर अब हमें क्यों बता रहे हैं? क्योंकि अब आप बड़े हो गए हैं, अब आपको ये नहीं बताएगा वो कि इम्पेयरमेंट करने के लिए इतने % से कर दो। अब वो बोलेगा ये सब्सिडरी एक सीजीयू है और ये उसका रिकवरेबल अमाउंट है ईयर एंड पे। सब्सिडरी ये क्या है? सीजीयू है, और ये उसका ईयर एंड पे क्या है? तो तुम्हें क्या करना है? पूरी सब्सिडरी की इंपेयरमेंट टेस्टिंग करनी है, और वो होगी कंसोलिडेशन के सवाल में। किस सवाल में? तो अब आप क्या हो गए हैं? बड़े। तो अब आ जाए सर नेट एसेट्स में, उसमें और भी शरारतें हैं। तो अब तक हम देखें, मैंने कहा ना बेसिक्स के साथ साथ आहिस्ते आहिस्ते मैं आपको आगे भी लेकर के जाऊंगा, और मैं आपको क्या करूंगा? आपको बड़े करते जाएंगे। आ जाए सर। अब अगला सवाल जो है हमारा, उस सवाल का नाम है कुदसिया। कुदसिया से तुम्हारे दिमाग में कौन आता है? जी सर, बानो कुदसिया। अब आ जाए। अब सर कुदसिया लिमिटेड, अच्छा एसोसिएट याद है कौन होता है? इसके साथ एसोसिएट पे भी आ जाएंगे। सही है। व्हाट इज एसोसिएट? 20%। हाँ सर, एसोसिएट होता है, एसोसिएट हमारा अपना होता है। कौन होता है? अपना। लेकिन उसको ये एहसास दिला सकते हैं कि बुरा लगा है ना। एसोसिएट का स्टैंडर्ड ने क्या कहा था? 20 से लेकर 50% तक। ठीक है। तो एसोसिएट जो होता है ना हमारा सर, एसोसिएट होता है, इसके ऊपर हमारा चलता है क्या? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। अब सुनिएगा, मैं इसकी एग्जांपल अच्छे अल्फाज में समझाता हूं। एक होता है आपका, जिसको आप कुछ भी मनवा सकते हैं, जिसको आप कुछ भी मनवा सकते हैं। मैं ऐसे बहुत सारे लड़कों को जानता हूं, आसिफ भाई, जिन्होंने कुछ लोगों को निकाब करवाए। सही है। ये एसोसिएट की डेफिनेशन से बाहर निकल गए। सही है, सब्सिडरी हो गई यहां। लेकिन एक होता है कि जिसको आप अपनी चला तो नहीं सकते, लेकिन आप उसके दिल में ये एहसास डाल सकते हैं कि मुझे बुरा लगा है, उसको गिल्ट करवा सकते हैं, है ना।
ये क्या होता है? एसोसिएट। मैं अब आपको एग्जांपल देता हूं। अब आप समझो आप एक जल्लाद किस्म के आदमी हैं और आप माशाल्लाह कामयाब भी हैं, आपके घर में आपकी चलती है, तो आपके छोटे भाई बहन है ना, वो आपकी सब्सिडरी हो सकते हैं जिनके ऊपर आप अपनी, लेकिन सर आपके जो कजन है ना, छोटे कजन, बड़े नहीं, छोटे कजन, वो आपका एसोसिएट है, आप उनके ऊपर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस जमा सकते हैं। सही है ना? होता है ना कि यार छोटा, अब आप माशाल्लाह फर्मों में जा रहे हैं, फिर क्वालिफाई हो जाएंगे तो खानदान के छोटे बच्चों की इंस्पिरेशन बनेंगे, फिर आप उनको धकेलेंगे इस तरफ। सही है? अभी आज मुझे उसने बोला कि बोला सर वो आप पीआरसी में ना, आज भी एक बच्चा आपका नाम लिख रहा था, 2 दिन एडमिशन अभी पीआरसी के यहाँ पर हुए, तो सर आप एक वीडियो बना दें, लोग आपको जानते होंगे, ये वो खानदान में आपके बच्चे होंगे। मैंने कहा मेरे खानदान के जो बच्चे हैं ना, मैं उनको कहता हूँ सबसे पहले अगर अभी जाना है, अब तक मैं कह रहा था कि यार तुम जाओ आईटी की तरफ, लेकिन अब जब ये एआई आ गया है ना, तो उसके बाद मैं उनको आईटी की तरफ जाने का नहीं कह रहा। इसके ऊपर आज की क्लास में बात करेंगे। मैं कहता हूँ आईटी की तरफ, नहीं तो फिर आओ सीए की तरफ। अब शायद मैं फिर से सीए को प्रायोरिटी देना शुरू कर दूं। सही है? मैं उसके ऊपर बात करूंगा। सही है? इसी से सिर्फ एक वजह से पाकिस्तान में नहीं, वरना देखिए पाकिस्तान से बाहर सच्चाई है कि सीए सी बराबर है। एसीसीए सिर्फ एक वजह से नहीं, पाकिस्तान में फर्म्स एसीसीए को रखना पसंद नहीं करती है, हम भी एसीसीए को रखना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है ना? तो पाकिस्तान के अंदर फर्म्स एसीसीए को रखना पसंद, इसी तरह एसोसिएट क्या होता है? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। सही है? सब्सिडरी नहीं होता, लेकिन उसके अंदर आप अपनी चला सकते हैं। सही है सर? एसोसिएट की अकाउंटिंग हम पता है कैसे करते हैं? एक मेथड यूज होता था एसोसिएट की अकाउंटिंग के लिए, बचपन में पढ़ा होगा, इक्विटी अकाउंटिंग। इक्विटी अकाउंटिंग क्या होती है? व्हाट इज इक्विटी अकाउंटिंग? याद है? हाँ, इक्विटी अकाउंटिंग क्या होती है, इसको भी वापस याद करें। इधर देखें, हम कहते थे इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट। फिर हम इसमें ले लेते थे पोस्ट एक्विजिशन शेयर, प्रॉफिट का अलग, ओसीआई का अलग। ठीक है? फिर हम और क्या लेते थे इसमें? हम इसमें से डिविडेंड माइनस करते थे, और हम क्या माइनस करते थे डिविडेंड के अलावा? बताओ। इम्पेयरमेंट। एसोसिएट की भी क्या हो सकती थी? वो भी क्या होती थी इसमें से? माइनस। और फिर क्या होता था सर? और हम इसमें से बाकी एडजस्टमेंट्स माइनस करते थे, यूआरपी वाली है ना, यूआरपी। वो देख लेंगे, सवाल बहुत है, अभी तो शुरुआत है। सर हमारे पास क्या आ जाती थी? इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। और ये कौन सा मेथड था? इक्विटी मेथड। कौन सा मेथड था? इक्विटी अकाउंटिंग। इस तरीके से करते थे हम एसोसिएट की इन्वेस्टमेंट एंड कॉस्ट, पोस्ट एक्विजिशन शेयर, डिविडेंड, इम्पेयरमेंट, एडजस्टमेंट, यूआरपी वाली। क्या हम यहां तक क्लियर है? ये बचपन में किया था, अभी फिर डिवाइड हो जाएगा, टेंशन ना लो। तो इस सवाल में जो अगला जो सवाल है ना सर, इसमें एसोसिएट भी है और इम्पेयरमेंट आपसे खुद कैलकुलेट करनी है हमें। ठीक है? जो सवाल पढ़ रहे हैं आ जाए, आ जाए। कुदसिया लिमिटेड, कुदसिया लिमिटेड हैज इन्वेस्टमेंट्स इन 2 कंपनीज। कितनी कंपनियों में? मंटू एंड हाली। On 1 January 2010, dates are important. QL acquired 40 million ordinary shares in ML when its retained earnings were, the fair value of ML net asset at the acquisition date was equal to their carrying amount. अब सब बच्चे इधर देख लेंगे, सब बच्चे इधर। ML के टोटल शेयर कैपिटल कितना है? 500। हाँ जी। और 500 में से एक शेयर कितने का है? तो 50 मिलियन का कैपिटल है, शेयर है उसके पास, और तुमने कितने एक्वायर कर लिए? 40। तो तुम्हारी होल्डिंग कितनी हो गई है? 80%। हमने कहा सर ये तो तय हो गया कि हमारी होल्डिंग कितने परसेंट है? 80। क्लियर है? ये किसकी बात कर दी? मंटो। ये सब्सिडरी बनने जा रही है। हाली ऑन 30 जून 2012 QL acquired 16 million ordinary shares in HL when its retained earnings stood at rupees 224 मिलियन। अब देख लो सर, इसके अगर हमने 16 मिलियन शेयर्स एक्वायर किए हैं, ठीक है, तो अब क्या है?
इसका शेयर कैपिटल कितने का है? 400। 400 डिवाइडेड बाई कर दूं 10, कितना हुआ? 40। अब इस 40 में से तुमने लिए 16, कितना हो गया? 40%, है ना सर? कितना हो गया? 40 मिलियन में से तुमने, तो ये हमने कह दिया हो गया भैया 40%, तो ये हो गया एसोसिएट। अब कह रहे हैं मैंने रिटेन अर्निंग्स स्टूड एट 224, अब आ रहे हैं परचेज कंसीडरेशन, उसके लिए कितनी की थी? 190 million in cash paid on acquisition and 4 million shares in QL at the date of acquisition. QL shares were being traded at rupees 15 per share, but the price had risen to per share by the time shares were issued on 1 जनवरी 2013। बताएं जी क्या करेंगे हम? 16 के हिसाब से रिकॉर्ड करेंगे या हम जो है 13 के हिसाब से, क्योंकि हमें कॉस्ट निकालनी होगी इसकी। चलिए सर हम एसोसिएट पाएंगे तो सोचेंगे। इसके बाद अगला पॉइंट आ रहा है, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन बाय ओएल वाज इक्वल टू देयर कैरिंग अमाउंट्स एक्सेप्ट अ बिल्डिंग हुज फेयर वैल्यू एक्सीडेड इट्स कैरिंग अमाउंट बाय 20। द बिल्डिंग हैड अ रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ 7 years ऑन 30 नवंबर 2000। सर क्या करूंगा? एसोसिएट की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट दी हुई है, कुछ भी नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? अब सर यहां पर एक पॉइंट है, देखें मैंने आपको बचपन में FAL2 लेवल पे भी बहुत सारी बात एक बात बताता था लोगों के, सर किसी बात पे मेरा और आईकेप का पंगा हो, आईकेप को फॉलो करना है, मुझे नहीं। यहां पर मेरा और आईकेप का नहीं है, लेकिन कुछ टीचर तो आईकेप का पंगा है, और उनका पंगा एक दो जगह और IFRS 9 में भी है। सही है ना? वो IFRS 9 का पंगा तो FAL2 में भी है। IFRS 9 का भी डिस्कशन नहीं करते, उस टाइम पे करेंगे, ठीक है ना? सर ये पंगा क्या है सुनिएगा, कुछ टीचर करते नहीं, एसोसिएट को भी आप क्या करें, ये फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट ले लें, उसकी भी सोना बनाए। आईकेप ने अपने सोल्यूशन में जब भी एसोसिएट दिया और याली एडजस्टमेंट दिया, इसका कुछ नहीं, तो इसका मतलब आईकेप कहाँ है? क्लियर। और आईकेप से इसके ऊपर बात भी हुई, तो आईकेप ने कहा नहीं हमारे हिसाब से भी इक्विटी इन्वेस्टमेंट है, कॉस्ट पे आनी चाहिए, ठीक है। कुछ टीचर्स ये ट्रीटमेंट कराते रहे हैं, अब वो भी रिज्यू कर रहे हैं इससे, सही है ना? अब वो भी इससे वो कह रहे हैं कि नहीं अब सही जो है ना आईकेप वाली ट्रीटमेंट ही करवाते हैं। वो कहते हैं कि ये भी ऑप्शन है, बट वो कभी ऑप्शन था ही नहीं, वो इंटरप्रिटेशन का फर्क है स्टैंडर्ड की, ठीक है ना? तो आपने याद रखना कि सर हम इसको इग्नोर करेंगे। क्या करेंगे? इग्नोर। जैसे लोगों ने आपको क्या आ जाए, द ड्राफ्ट समराइज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द 3 कंपनीज आर एज फॉलोज। अब देखें जो मैंने आपको पूरी जो यूनिलीवर की दास्तान सुनाई थी ना, वो इसीलिए सुनाई थी, पहला पॉइंट कह रहा है QL कंसिडर्स ML एज ऑन 31 दिसंबर 12 ईयर एंड पे तुम्हें बता रहा है रिकवरेबल अमाउंट ऑफ द CGU वाज एस्टिमेटेड एट। अब देखो तुम खुद निकालोगे सोना की मदद से क्या? कैरिंग वैल्यू, है ना? सोना की मदद से जो वैल्यू आ रही होगी, क्या उसमें गुडविल शामिल होगी? नहीं, तो गुडविल भी ऐड करोगे। फिर उसके बाद गुडविल में एक छोटी सी शरारत भी है, फिर तुम उसके बाद क्या करोगे? फिर तुम इंपेयरमेंट निकालोगे। बचपन में ना वो कह देता था नहीं पिछले सवाल में 20% इंपेयरमेंट हो गए, अब उसने कहा मैं एक ऑप्शन ये भी रख सकता हूं कि इंपेयरमेंट बताओ नहीं, तुझे खुद निकलवाऊं। सही है? तो ये बेसिकली अफेक्टिवली समझो कि सही मानों में तुम लोग पहला कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो CA फाइनल का कंसोलिडेशन में, कि इंपेयरमेंट निकालना है खुद से CGU के थ्रू। अब आ जाए QL वैल्यूज NCI एट प्रोपोर्शनेट शेयर, इसका मतलब है और फेयर वैल्यू मतलब प्रोपोर्शनेट गुडविल मेथड है, फुल गुडविल नहीं है। ऑफ द सब्सिडरीज नेट आइडेंटिफाइबल एसेट्स। फिर आ जाए सर इसमें URB वाली एडजस्टमेंट भी हमारी रिवाइज हो रही है। ऑन 1 अक्टूबर 12 ML सोल्ड अ मशीन टू QL फॉर ₹24 million। द मशीन हैड बीन परचेस्ड ऑन 1 अक्टूबर 2010 फॉर ₹26 million। Machine was originally assessed as having a useful life of 10 years and that estimate has not changed। 24 मिलियन 1 अक्टूबर 12 को लिए थे, एक उसको कितने हो गए 10 को, वो एक 10 को हमने 26 की ली थी, और ओरिजिनल लाइफ का एस्टिमेट कभी भी चेंज नहीं हुआ। ऑन 31 ऑन दिसंबर 2000 इन दिसंबर 12 QL सोल्ड गुड्स टू HL
अब हम एसोसिएट को क्या कर रहे हैं, एट कॉस्ट प्लस amount invoice was rupees 52 million. These goods remained unsold at year end and the invoice amount was also subsequently paid. अब सर आज इसमें सबसे पहले तो हम देख लेंगे कि हमारे पास सोना के अंदर जाने वाले आइटम कौन कौन से। तो हमने कह दिया सर सोना के अंदर एक तो पेरेंट की रिटेन अर्निंग वगैरह है, इसके बाद हमारे पास ये एडजस्टमेंट जाएगी सोना में, है ना, अनरियलाइज प्रॉफिट। और ईयर एंड हमारा क्या है सर, ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए, 31 दिसंबर 12। इसकी एक वर्किंग होती थी, याद है, मशीन वाली की, क्या होती थी वर्किंग? अगर मशीन नहीं बिकती तो उसकी वैल्यू क्या? कैरिंग अमाउंट आफ्टर सेल्स, कैरिंग अमाउंट इफ एसेट नेवर सोल्ड, याद है ये? कैरिंग अमाउंट आफ्टर सेल होता है 24 और इफ नेवर सोल्ड 2.6। आ जाए सर, कितना गेन आ रहा है? 3.1 आ रहा है वैसे, क्योंकि डेट्स इंपॉर्टेंट है। चलिए मेरा बच्चा आ जाए, अब हम आ रहे हैं, सबसे पहला काम हम बनाएंगे सोना। क्या बनाएंगे? सोना के कितने कॉलम होते हैं? 3। हमने कहा सबसे पहले सब्सिडरी की बना देंगे सोना। देख लें सर, सवाल के लिहाज से उसने हमें बता दिया है कि हमने जो है शेयर कैपिटल में कोई चेंज नहीं होता। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था 500 का था। रिटेन अर्निंग उसने हमें बता दी कि एक्विजिशन डेट पे कितने की थी, 150 की थी, और आज कितने की है? 100 की। हमारे खरीदने के बाद सब्सिडी किस में आ गई है? लॉस में। हमने खरीदते ही दिवालिया कर दिया, 50। अब आ जाए सर, ये फॉर्मूला याद है, हम यूआरपी और पीपी का क्या फॉर्मूला निकालते थे? कैरिंग अमाउंट आफ्टर सेल्स, कैरिंग अमाउंट इफ एसेट नेवर। इसकी एंट्रीज भी देख लेते हैं, याद है हमने कहा था सर इसकी एंट्रीज क्या बनती है, जरा मुझे बताओ इसकी एंट्री क्या बनी होगी। आज हम कर लेते हैं ना यहीं पे। जी जी जी, डिस्पोजल। हमने कहा सब्सिडरी बुक, ताकि आप लोग को एंट्रीज शुरू में ही सारी रिवाइज करा दूं ना मैं। सब्सिडरी, पेरेंट और कंसोली। सर सब्सिडी ने बेचते समय क्या एंट्री बनाई होगी? कितने का एसेट बेचा, ये हमें बताया है? 26 मिलियन। मशीन 26 की खरीदी थी, वो कितने में बेच दी है? 24 की। आज 2 साल के बाद उसने एंट्री बनाई कि अपना सब्सिडरी ने क्या, बैंक डेबिट कितने से, कैरिंग अमाउंट होगी कितनी पीपीई की? 2 साल का यूज करने के बाद, अगर उसकी लाइफ थी हमारे पास, और 1 अक्टूबर 12 को था, मशीन की जो है लाइफ 10 साल थी, तो 2 साल यूज किया है। 20.8 है ना सर। ये 20.8 कैसे आ गया, आप निकाल सकते हैं। आप बोले सर 26 का था, तो 26 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 8 साल रिमेनिंग लाइफ। तो गेन कितना रिकॉर्ड किया? पेरेंट ने क्या एंट्री बनाई होगी? पीपी डेबिट बैंक कितने से? 26। स्टैंडर्ड को क्या मसला है? स्टैंडर्ड ने कहा भैया इंट्रा ग्रुप पीपी की ट्रांजैक्शन है, तो बोला भैया इसके अंदर तुम गेन रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो बोला उसके लिए एक वर्किंग करो, कैरिंग अमाउंट आफ्टर सेल्स, कि भैया सेल्स के बाद कैरिंग अमाउंट कितनी है? तो हमने कहा अभी कर लेते हैं। अब देखें ये वर्किंग कैसे की हमने कहा अपना क्या कहते हैं, कितने का किया हमने से? 26 नहीं है 24 है ना, मैंने उसको गलती से 26 लिख लिया है। ये बैंक 24 नहीं है, ये 26 की तो हमने ओरिजिनल ली थी चंदा। 24 का बेचा है। हाँ 24 का बेचा है हमने बेचा है 24 में। तो हम आए, हाँ तभी तो कह रहा हमने कहा ये 24, ये हमें मिटाना है 6 को 24 में बेचा है हमने। 24। अब आ जाए सर, हमने कहा कितने का लिया था हमने? 24 का हमने वो किया था, ये लिया था 24 माइनस 24 डिवाइड बाई 8 इंटू 3/12, क्योंकि अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने है ना सर। अगर ये कभी बिकता ही नहीं तो सर ये आज 20.8 का होता है इसकी कैरिंग अमाउंट, है ना।
20.8 का होता -20.8 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 3/12। अच्छा सर, इस फिगर पे हम एक और तरीके से भी आ सकते थे। हम 26 को यूज करके, हमने कहा 26 को करते हैं, हम कहते हैं 26 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 2.25 है ना। तो हम कहते थे यार 2.25 साल हो गए। अगर हम 26 वाले तो भी 20 पॉइंट, तुम्हारी मेमोरी चेक करूं, इसी किस्म की बिल्कुल सेम नंबर के साथ एक एडजस्टमेंट हमने FAR2 में की है, याद है? पीपी की FAR2 में एक सवाल था पीपी का, और पास पेपर का सवाल था PNL वाला, ओ से नाम आता था, ऑस्कर लिमिटेड के अंदर यही अमाउंट की यही एडजस्टमेंट मौजूद है। वो FAR2 का था, ये CA फाइनल का पुराना सवाल है, ठीक है ना सर। तो कभी कभी ICAP को इतनी सुस्ती चढ़ती है, बोलते हैं भाड़ में जाए, FAR2 में। सही है सर। तो अब ये URP आ गया 3.1 का, इसकी क्या एंट्री बनाएंगे हम? इसकी एंट्री बन जाएगी, क्योंकि सब्सिडी ने बेचा है तो सोना डेबिट, PPE 3.1। वो कहता है भैया ये एक वर्किंग करो और ये वर्किंग फिक्स है। सही है सर। तो ये आपको, अब आ जाए सर, सब बच्चे इधर देख ले, 3.1 से आ गया URP ऑन PP। तो अब हमने कहा सोना हमारी हो गई इस सवाल की क्लोज। इजी थिंग्स फर्स्ट, हमने कह दिया कि भैया सोना क्लोज है, सोना का हमने टोटल किया तो हमारे पास चीजें क्या आ गई, 596.9 के रिपोर्टिंग डेट पे नेट एसेट्स आ गए 650 और 53.1 का लॉस आ गया पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में। अब इधर आ जाए, गुडविल पे आते हैं। कितने में खरीदी हमने सब्सिडरी, जरा बताओ, इसका बैलेंस शीट में आ रहा है। इन्वेस्टमेंट इन ML 630, तो हमने कह दिया सर ये आ गई कितने पे, 630। फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स कितने आए थे टोटल एक्विजिशन डेट पे, 650। इसका हमारा 80% है ना, कितना हो गया, 520। गुडविल कितने की आ गई, 110। क्या हम यहां तक क्लियर हैं? पक्की बात है। अब आ जाते हैं सर एक मस्ती, एक शरारत। अब सब बच्चे इधर आएंगे और ये कॉन्सेप्ट मुझे आपको देना है। अब इस कॉन्सेप्ट को जरा समझना है हमें, ठीक है ना। ये FAR2 लेवल पे नहीं था, लेकिन इसको जरा समझते हैं, मुश्किल नहीं है। अच्छा, इसकी पूरी डिटेल मौजूद है इंपेयरमेंट वाले चैप्टर में, सही है ना। इंपेयरमेंट में इसके ऊपर अलग अलग छोटी छोटी एग्जाम्पल भी दी हुई, तो वो वहीं पे हमने कवर किए। लेकिन समझ ले सर, रिकवरेबल अमाउंट, व्हाट इज रिकवरेबल अमाउंट, हायर ऑफ फेयर वैल्यू उसने दे दिया हमें। अब हमने क्या, हमें क्या चाहिए, सब्सिडरी के नेट एसेट्स। क्या चाहिए, एक्विजिशन डेट पर, अपना रिपोर्टिंग डेट पर नेट एसेट्स चाहिए। सही है। URP वाली एडजस्टमेंट को छोड़ करके कितने के नेट एसेट्स थे, अगर तुम URP वाली एडजस्टमेंट को भी छोड़ दो तो कितने के थे? क्योंकि अब, अच्छा सर URP वाली एडजस्टमेंट को हम छोड़ क्यों रहे सर? क्योंकि URP वाली एडजस्टमेंट कंसोलिडेशन की एडजस्टमेंट है खाली, लेकिन सब्सिडी को तुम अलग करके देखो तो वो उसमें नहीं है। वो उसने अपनी बुक्स में URP वगैरह सब सही होता है ना। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ना, कंसोलिडेशन तो एक ईयर एंड एडजस्टमेंट है। तो अपना लर्निंग आउटकम लिखोगे, अगर हमें लिखो इस सवाल का, इफ वी हैव टू compute impairment of subsidiary with CGU method, then ignore consolidation specific adjustment from Sona working. Adjustments from Sona working, कंसोलिडेशन वाली
सही है, तो अब आपने खुद नहीं लेता, अब हमने सर सिर्फ क्या लिया है, अब सब बच्चे इधर देखेंगे, कॉपी नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज कर रहे, 600 की पेरेंट की। सही, अब आ जाओ गुडविल, किस में आ जाओ, गुडविल के आगे हम, गुडविल हमने कौन सी ली, जो अभी ऊपर हमारी निकली 110 की है ना, गुडविल हमारी अभी ऊपर निकली ना 110 की, ये ले ली। अब सर देखना पंगा यहां पर है, पंगा, अच्छा ये पंगा भी सिर्फ प्रोपोर्शनेट गुडविल मेथड में है। मेरे बच्चों इधर देख लो, बोला सर ये जो 110 की गुडविल है ये सिर्फ पेरेंट की है, ऐसा ही है, किसकी है, और ये फुल गुडविल मेथड होता ना तो यकीन मानो या कोई ये जो लाइन तुम्हें गुडविल NICR है ना, ये NIC की फुल फॉर्म है नॉशनल इंटरेस्ट कॉन्सेप्ट, सही है ना, नॉशनल। अब आ जाए, अब सुनिएगा, ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि NCI की गुडविल हो सकती है। अगर ये फुल गुडविल मेथड होता तो ये लाइन नहीं आती, क्योंकि गुडविल पूरी होती है। अब इसने जरा समझना लॉजिक है, लॉजिकली बात है। उसने कहा देखो यार नेट एसेट्स तुम पूरे ले रहे हो 100-600 के पर, जो है 100% डिपेंड करना है पेरेंट के भी NCI के भी, तो भाई गुडविल सिर्फ पेरेंट की क्यों ले रहे हो। तो हमने कहा हम तो फुल गुडविल मेथड नहीं फॉलो करे, बोला कोई मसले की बात ही नहीं है, तुम अगर प्रोपोर्शनेट भी फॉलो कर रहे हो तो तुमने कहा कि यार गुडविल 110 आ रही है, ये सिर्फ किसकी है, पेरेंट की है, और पेरेंट की होल्डिंग कितनी है 80%, तो बोला इसी को प्रोरेट करके बाकी 20% की गुडविल भी निकाल लो। तो हमने कहा कि भैया अगर तो 110 जो है वो 80% है तो बाकी 20% 27.5, तो बोला यार देखो सही मानों में कैरिंग अमाउंट ये होनी चाहिए सब्सिडरी की, जिसके अंदर तुमने नेट एसेट्स पकड़े कंसोलिडेशन को हटा करके, जो नॉर्मल उसके बुक्स के हिसाब से नेट एसेट्स थे। फिर तुमने कहा गुडविल, अगर फुल गुडविल मेथड होता तो ये पेरेंट NCI दोनों की गुडविल को मिला देती है ना, लेकिन ये फुल गुडविल मेथड है क्या, नहीं। ये कौन सा मेथड है, तो उसके लिए ये गुडविल हमने लिया। फिर क्या हुआ सर, हमने 737.5 के हमने कह दिया ये है बेसिकली आज की डेट पे हमारे हिसाब से कैरिंग अमाउंट कंसोलिडेशन पर्पस के लिए, कि नेट एसेट्स इतने, पेरेंट देख रहा अगर मैं इंडिविजुअली देखूं तो, और ये अब उसने कहा रिकवरेबल अमाउंट कितना है, तो इसका मतलब है कि इंपेयरमेंट कितने की हो गई। मैंने बोला रुको जरा, अब इधर सुन लेना एक बात, तुम इंपेयरमेंट कितने की हो गई 30, अभी जो 37.5 की इंपेयरमेंट है ये पूरे की इंपेयरमेंट आ गई है ना, पेरेंट के हिस्से की भी और बोला अच्छा अब यहां पर जरा कॉन्सेप्ट सुनना, बोला जो यार ये 37.5 के भी दो हिस्से करो, ये टोटल गुडविल इतने से इंपेयर होगी 37.5 की, इसमें से ये जो रिकॉर्डेड गुडविल है, सही है, ये जो रिकॉर्डेड गुडविल है कितनी 110 पेरेंट की, उसमें डालोगे 80%, 37.5 का देखो ना 80% कितना है 30 है ना, ये हम लिख देते हैं यहां पर 80% इधर जाएगी रिकॉर्डेड पे, और हमने कह दिया 20% किस पे जाएगी NCI नॉट रिकॉर्डेड। ठीक है सर, तो याद रखना कि ये फिर से कॉन्सेप्ट रिपीट करो, ये जरा पहला टेक्निकल कॉन्सेप्ट है। हो सकता है एक आध सवाल के अलावा उसने ये कॉन्सेप्ट अभी भी यहां पर भी इतना टेस्ट नहीं किया कि उसने खुद से आपसे क्या करवा ली, इंपेयरमेंट टेस्टिंग करवा ली कंसोलिडेशन में। इसने कहा भैया 700 रिकवरेबल अमाउंट है, उसमें से नेट एसेट्स 600, 110 की पेरेंट की गुडविल, बोला क्योंकि यार जब नेट एसेट्स पूरे रह रहे हो तो गुडविल तुम्हें पूरी लेनी है। फुल गुडविल मेथड होता तो ये लाइन नहीं आती, क्योंकि प्रोपोर्शनेट गुडविल मेथड है तो उसके अंदर हमने कह दिया कि ये लाइन, हमने कहा अगर इसे पेरेंट की गुडविल है तो हमने इसको प्रोरेट कर लिया, ये 80% है तो 20% इतनी और होगी NCI की, टोटल वैल्यू ली हमने, फिर हमने कहा उसमें से इंपेयरमेंट इतनी आ गई हमारी, सही है ना सर 700 माइनस 30, अब 37.5 के भी दो हिस्से कर लो, एक हिस्सा जाएगा रिकॉर्डेड गुडविल पे, दूसरा हिस्सा जाएगा नॉट रिकॉर्डेड पे, सही है। तो इसको कहते हैं नॉशनल गुडविल कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। तो सर ये वैसे पूरी डिटेल में इंपेयरमेंट में कवर है, बट मैंने इसको आपको जब ये समझा दिया कि जब भी इंपेयरमेंट टेस्टिंग करेंगे अगर प्रोपोर्शनेट गुडविल मेथड होगा तो हम क्या करेंगे नॉशनल, इसका ये भी लर्निंग आउटकम के तौर पे लिख लो, ये जो 7.5 है ये रिकॉर्ड नहीं ये रिकॉर्ड नहीं होगा, सिर्फ 30 करेंगे, ठीक है। तो लिख लें ये भी, in case of proportionate goodwill method,
and CGU impairment of goodwill. In case of proportionate goodwill method and CGU impairment of goodwill, compute impairment of goodwill, compute notional goodwill of NCI and include it in carrying amount. तो सर ये इंपेयरमेंट समझ में आ गई। तो सर इसकी गुडविल की इंपेयरमेंट जो है ये आ गई हमारे पास, और यही एक बेसिकली हमने कह दिया कि आपको एक नया कॉन्सेप्ट मिला यहाँ पे, गुडविल की कंप्यूटेशन इंपेयरमेंट। सही है। सर गुडविल हो जाती है, फिर हम अगला काम क्या करते हैं? एनसीआई। और एनसीआई के दो मेथड्स होते हैं प्रोपोर्शनेट में। एक होता है कि डायरेक्ट आपने रिपोर्टिंग डेट के नेट एसेट लेकर के उसका शेयर दे दिया है ना, और दूसरा मेथड क्या होता है? हमने कह दिया सर रिपोर्टिंग डेट के नेट एसेट्स कितने थे, आइए देखते हैं। हमने कह दिया रिपोर्टिंग डेट के नेट एसेट्स थे 596 का कितना था? 20%, 119.38। दूसरा था कि एक्विजिशन डेट अलग करो, पोस्ट एक्विजिशन अलग कर दो। ठीक है सर, एनसीआई हो गया। एनसीआई के बाद सीआरई पे आने से पहले एक और काम करेंगे, क्या? एसोसिएट, सोना गुडविल, एनसीआई। अब एसोसिएट पे आते हैं। एसोसिएट के ऊपर मस्ती देखते हैं हम, क्या मस्ती है भैया। हमने कहा सर एसोसिएट पे आ गए हम। एसोसिएट में था ना थोड़ी शरारत कुत्सिया में, कह रहा है कि हमने क्या किया था भाई, अब आ जाए सर। हमने कहता था परचेज कंसिडरेशन वाज मेड अप ऑफ दी ₹190 मिलियन कैश, तो समझ में आ जाता है। कह रहा है 4 मिलियन शेयर्स इन क्यूएल एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। QL shares were traded at ₹15 per share, but the price had risen to 16 per share by the time shares were issued on 1 जनवरी 13। सवाल ये था 15 पे रिकॉर्ड करेंगे या 16 पे? कंसोलिडेशन में 15 पे करेंगे, और ये 16 पे जो रिलीज हो रहा है ये QL की बुक्स नहीं, QL नहीं, एसोसिएट 15 या 16 बेसिक रूल। सर 15 पे करेंगे। क्यों 15 पे करेंगे? सर एक्विजिशन डेट पे हमने एक दफा फेयर वैल्यू ले ली, तो हम उसकी फेयर वैल्यू चेंज नहीं करते हैं। इन्वेस्टमेंट साइड की है ना सर, चाहे वो एसोसिएट भी हो, तो बिल्कुल ठीक है। क्लियर है सर? अब आ जाएं। हमने कहा हमारे पास क्या हुआ सर, हमने कह दिया कि हमारे पास सर कॉस्ट आ गई 250 की, 190 इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, कैश कितने का था? 190 हमें पता है। शेयर्स कितने के? 15 इंटू 4, तो ये हो गया 250। कितना हो गया सर? अब आ जाए शेयर ऑफ प्रॉफिट ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब ये इसके लिए सोना वाली वर्किंग कर दी गई है। वैसे इसके लिए सोना वाली वर्किंग करने ना भी करें तो आप ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? आ जाए, बहुत सिंपल है। जब आपने अक्वायर किया था एसोसिएट को, तो उसकी रिटेन अर्निंग कितने की थी? 30 नवंबर को, मानते हैं? और आज की डेट पे कितने की है? हमने कहा सर सवाल के लिहाज से आज की डेट पे आ रही है 240। तो कितने कमाया? 16 का आपका कितना परसेंट है? 40। तो निकालें 16 का 40 कितना है? 16 का 40% कितना हुआ सर? 6.4। तो अगर हमने कहा 16 का 40% हो गया 6.4, तो अब हमारे पास 6.4 का आ गया ये कितना सर? शेयर ऑफ प्रॉफिट। क्या हम यहां तक क्लियर है?
अब सर एसोसिएट की एक और एडजस्टमेंट है, वो क्या है? इन्वेंटरी वाली। अब आ जाए सर, ये ऑन 1 दिसंबर 2012 QL सोल्ड गुड्स टू HL एट कॉस्ट प्लस 30%, अमाउंट इनवाइस वाज रुपीज। अब पेरेंट बेच रहा है एसोसिएट को, किसको बेच रहा है? These goods remain unsold at year end and the invoice amount was also paid subsequent to the। अब सर याद रखिएगा, सब्सिडरी अपनी होती है, जो अपना होता है वो अपना होता है। बेस्ट फ्रेंड जितना भी अपना हो, आप उसको जितना भी अपना समझ ले, लेकिन वो अपना। सर सब्सिडी के केस में इंट्रा ग्रुप रिसीवेबल पेबल होंगे, वो हम एलिमिनेट कर देंगे, है ना। एसोसिएट के इंट्रा ग्रुप रिसीवेबल, हमने कहा अगर बैलेंस अनपेड है तो अनपेड है, कुछ भी नहीं करूंगा इसका, कुछ भी नहीं करेंगे हम रिसीवेबल पेबल का, है ना, अपने पास स्टे करेंगे। हाँ, प्रॉफिट के केस में उसने कहा है कि भैया तुम्हें क्या करना है, एलिमिनेट, लेकिन सिर्फ अपना पोर्शन, सिर्फ। अब आ जाए सर, इसकी भी एंट्रीज की मदद में समझ लेते हैं हम, इसको भी हम समझते हैं, एंट्रीज की मदद में आ जाए। पेरेंट ने गुड्स भेजे है ना, और क्या है, तो हमने क्या, आए हाय ये क्या कर दिया हमने, सब बच्चे इधर देखेंगे। हमने कहा पेरेंट बुक्स, पी बुक्स, पेरेंट ने क्या एंट्री बनाई होगी, रिसीवेबल डेबिट, क्योंकि अभी इसकी वो सेल्स कितने से 52। दूसरी तरफ पेरेंट ने क्या प्रॉफिट कितना रखा है मैंने इसका भैया 30% ना, कॉस्ट प्लस 30%, तो मार्कअप का केस है, तो पेरेंट ने एंट्री बनाई होगी कितने से 52 इंटू, ये हो गया हमारे पास 100 और ये टोटल है 130, ऐसा ही है, तो ये आ गया 12, ऐसा ओ अपना 40, कितना हो गया 40, प्रॉफिट कितना आ गया। एसोसिएट ने क्या किया होगा, इन्वेंट्री डेबिट पेबल। अब ये बात क्लियर है, सुनना, स्टैंडर्ड ने बोला बेटा इन दोनों का तो कुछ नहीं करोगे, ये कुछ भी इनका नहीं होगा, क्लियर है। हमने कहा ठीक है भैया, उसने कहा यार कंसोलिडेशन के अंदर अब एक काम करोगे, पता माना एसोसिएट अपना नहीं है, लेकिन सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस तो है ना, तो उसकी खातिर जो तुम्हारे हिस्से का प्रॉफिट होगा ना, जितना तुम्हारा उसको एडजस्ट करोगे। हमने कहा टोटल प्रॉफिट कमाया कितना है, और 12 में से हमारा है 40%, तो हम एंट्री बनाएंगे CRE डेबिट और इन्वेस्टमेंट इन कितने से 12 का 40%। अब सुनना सर, क्योंकि इस वक्त पेरेंट ने एसोसिएट को बेचा है, तो इन्वेंट्री किसकी बुक्स में, एसोसिएट की, और एसोसिएट को हम कंसोलिडेट नहीं करते, वो सिर्फ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। बैलेंस शीट में एक लाइन आइटम, P&L में एक लाइन आइटम, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, तो हमने कह दिया, इसीलिए हमने क्या क्रिएट कर दिया, इन्वेस्टमेंट इन। अगर आप बचपन को थोड़ा रिकॉल करें, नहीं भी करेंगे तो हम आगे हमारे पास आ जाएगा, अगर एसोसिएट बेचता तो हम इन्वेंट्री को क्रिएट करते, क्योंकि तब इन्वेंट्री हमारी बुक्स में होती। तो सर बेसिकली हमने ये काम भी कर दिया, और हमने जो है क्या किया, हमने एसोसिएट की वैल्यू निकाल ली, कितनी आ गई हमारे पास 250 का वो था, शेयर ऑफ प्रॉफिट 6.5, 4.8 और 251.6 से हमारा क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट इन। शेयर ऑफ प्रॉफिट की एंट्री क्या बनी होगी बताओ, हाँ, इन्वेस्टमेंट डेबिट CRE क्रेडिट, ठीक है। अब आ जाते हैं सर आखिरी चीज वर्किंग, वो क्या है हमारे पास CRE। देखो भैया सवाल में पेरेंट की रिटेन अर्निंग गिवन है, यस सर गिवन है, कितने से गिवन है देखो 2900, वो ले ली। पोस्ट एक्विजिशन सब्सिडरी, सब्सिडरी जो है उसने टोटल खरीदने के बाद कितने का नुकसान किया, 53.1 का जरा निकालो कितने % बन रहा है,
42.48 है ना, 80%। इंपेयरमेंट हमारे हिस्से की पूरी आ रही है 30 है ना। एसोसिएट का यूआरपी ऑन इन्वेंट्री अभी निकाला 4.8, और पोस्ट एक्विजिशन शेयर ऑफ एसोसिएट कितना आ गया 6.4। क्या हम यहां तक क्लियर है? 2829.12 ये आ गया हमारे पास क्या, सीआरई। अब हमने कहा सर सीआरई आ चुका है, तो एक एक करके सारी वर्किंग्स लेकर के आते हैं। पीपी आ गया है ना, 3.1 समझ में आ गया। एसोसिएट का 251, गुडविल कितने की आ रही है 80 की, क्यों? क्योंकि सर 110 की थी, 30 की इंपेयरमेंट। करंट एसेट में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो हमने कह दिया कि सर ये कितना हो गया 1178.5, ऐसा ही है। शेयर कैपिटल सिर्फ किसका आएगा, पेरेंट का। कितने से आया 6000, सवाल में गिवन है 6000। कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग 2829, एनसीआई 119। हाय ये क्या चीज है सर, अभी शेयर इशू नहीं हुए। अब इधर आ जाओ, इस पे आ जाओ, ये पढ़ते हैं। एसोसिएट के केस में जो हुआ था ना सर, क्या कह रहा है, कैश कितना पे किया हमने, ऐसा ही है। अब इधर देख लेना सर, 4 मिलियन थे, इशू कब हुए, लेकिन उसके बदले में हमने इन्वेस्टमेंट में तो रिकॉर्ड कर लिया था ना। हमने एसोसिएट के अंदर जो एंट्री बनाई होगी ना, हमने एंट्री बनाई होगी इन्वेस्टमेंट डेबिट कितने से 250, कैश 190 और शेयर्स टू बी इशूड कितने से 60। तो सर बेसिकली ये एक लाइबिलिटी होती है। इसका एक और नाम अगर आप देखें कंपनीज में होता है एडवांस अगेंस्ट शेयर्स, आपको कभी नजर आएगा। कभी कभी कुछ कंपनीज होती है ना, पैसे अभी आ जाते हैं शेयर्स, तो इसको जब शेयर इशू करते हैं तो इन्हें एडवांस डेबिट, तो शेयर्स टू बी इशूड याद रख ले 60 से रिकॉर्ड होगा, ठीक है। और करंट लायबिलिटीज में हमने कहा क्या आ गया 2750 और कुछ था नहीं, तो सर ये हो गया हमारा सवाल। कुत्सिया वाले सवाल को अगर मैं पूरा के पूरा रिकैप करूं, इस सवाल में नई चीज क्या थी सर, इस सवाल में सीजीयू के लेवल पे इंपेयरमेंट थी, और सीजीयू के लेवल पे इंपेयरमेंट हमने खुद निकाली, ये नहीं बताया 20% इतना है। हमने खुद कैरिंग अमाउंट पकड़ी सोना के अंदर से, जो एडजस्टमेंट को हटा करके जो बेसिकली नॉर्मल सब्सिडी की वैल्यू थी, उसमें हमने गुडविल को ऐड किया, और उसमें हमने क्या ऐड किया, नॉशनल वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। फिर हमने क्या कर दिया, फिर सर हमने ये ऐड किया कि हमने इंपेयरमेंट निकाल ली। इंपेयरमेंट के बाद इस सवाल में हमने यूआरपी ऑन पीपी वाली एडजस्टमेंट को देखा, वो कैसे होता है, बचपन में हमने पढ़ी हुई थी है ना। फिर हमने जो एनसीए वाली एडजस्टमेंट को देखा, और इसके अंदर हमने एक और चीज भी देखी, वो ये देखी कि सर एसोसिएट कैसे हम उसको डील करते हैं, रिवाइज किया हमने। और उसके अलावा जो हमने देखा, वो हमने देखा कि शेयर टू बी इशूड की क्या एडजस्टमेंट होती है। इस सवाल में हमने ये देखा। पिछला जो सवाल था आज की क्लास का एक्स लिमिटेड, उसके अंदर हमने क्या देखा सर, उसके अंदर हमने देखा सबसे पहले तो हमने सीखा कि तमाम एसेट और लायबिलिटीज को हमने फेयर वैल्यू पे लेना होता है, और आपने अगर फेयर वैल्यू पे तमाम एसेट्स और लायबिलिटीज को ले लिया तो फिर आपको क्या करना होता है, 1 साल तक का टाइम भी होता है, आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। एडजस्टमेंट रिसेंट एग्जांपल हुई है जेएस बैंक और उसकी। फिर हम आगे बढ़े और हमने कह दिया कंटिजेंट जो होते हैं, तो कंटिजेंट एसेट होता है, उसको डिस्क्लोज अगर सब्सिडी ने, हम भी डिस्क्लोज करेंगे। कंटिजेंट लायबिलिटी अगर सब्सिडी ने रिकॉर्ड नहीं भी की, डिस्क्लोज किए, तो भी हम उसको क्या करेंगे, रिकॉर्ड कर रहे होंगे। फिर हमने ये भी देखा कि IFRS 9 के हिसाब से सब्सिडी की इन्वेस्टमेंट OCI के अंदर भी हो सकती है, ठीक है सर। सब्सिडी के अंदर इन्वेस्टमेंट OCI के अंदर भी हो सकती है, ठीक है। फिर हम आगे बढ़े और हमने क्या पढ़ा, और हमने पढ़ा कि कैश जनरेटिंग यूनिट CGU क्या होता है, उसका क्या कॉन्सेप्ट है, वो सारी बात हमने पढ़ी थी सर। तो ये बेसिकली है। अगली क्लासों से मजीद हम कुछ ऐसे सवालात आगे देखो। अब आज की क्लास है ना FFR की कंसेप्ट शुरू हो गई इफेक्टिवली। अभी तक 1.5 क्लास में हमने पढ़ी बेसिक रिवाइज की,
हमने मेजर एडजस्टमेंट रिवाइज कर ली, आपको पता भी नहीं चला, हमने फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट देख ली, हमने यूआरपी ऑन पीपी देख लिया, यूआरपी ऑन इन्वेंट्री भी देख लिया। अब आहिस्ता आहिस्ता करके चीजें आती जाएंगी, लेकिन याद रखें कंसोलिडेशन के ऊपर अगर तुम्हारा ग्रिप है तो पेपर के 25 नंबर पक्के। ये अकेला टॉपिक 1/4 कवर करता है। हम एक काम करते हैं, हम अभी के अभी इसको हम जो है, ये भी सही है, मैं सती को कह देता लास्ट क्लास की भी एक्सेल एक्सेल शीट है, वर्क कर देते हैं। क्यों क्लाइंट पे अभी से जाना शुरू हो गया? चलें सर क्विकली हम आ जाते हैं स्टोरी टाइम पे। ये जो आपने शेयर्स रिकॉर्ड किए 15 का, अब ये पहली जनवरी को इशू होंगे, भाड़ में जाए, हम 15 पे इशू करेंगे, एसोसिएट के पास चले जाएंगे ना, तो एसोसिएट इसको 16 के साथ रिकॉर्ड, एसोसिएट रीमेजर करेगा, एसोसिएट रीमेजर करेगा अपने पास अपनी बुक्स में एज पर एसोसिएट भी नहीं, एसोसिएट के शेयर होल्डर्स के पास चले जाएंगे, जो पुराने शेयर होल्डर थे ना उनके पास जाएंगे, वो एसोसिएट की बुक्स में नहीं है। क्योंकि भाई हमने तो क्या किया है, देखो एसोसिएट के शेयर्स तो अपने रहे वही के, पहले आसिफ भाई मालिक थे, अब आपने खरीद लिया, समझ रहे हो? तो वो शेयर हमने एसोसिएट को इशू नहीं किया, हमने किसको इशू किए हैं? एसोसिएट के पुराने शेयर। हमने कहा तुम अपने शेयर हमें बेचो, हमने उनसे उनका 40% ले लिया और अपने शेयर दे दिए, ठीक है, तो वो उनकी इन्वेस्टमेंट है। तुम लोग कौन से ग्रुप में मुझे जरा बताते हो? पता नहीं ग्रुप भी कितने, 3-4 दिसंबर 25, तो दिसंबर 25 वाला है। अच्छा ये, अच्छा ये 2 ग्रुप है यार, ये 2-3 ग्रुप चल पता नहीं किस हिसाब से लोग करते हैं, आ जाए। हाँ नहीं मैं इनको भी इसको कह दूंगा, इनको भी वो कर दें। चले सर अब आ जाए सर, क्विकली आते हैं। और हमने कह दिया, और 1-2 ग्रुप तो ऐसे मैं भी नहीं होता हूँ सही है, मुझे भी बात पे पता चलता है। तो सर आज आते हैं स्टोरी टाइम पे, और आज के स्टोरी टाइम पे भी हम यही बात करेंगे, क्योंकि आप लोग फर्म में इंडस्ट्री में कहीं भी है ना, तो एक हमेशा एक ट्रेट अपने अंदर पैदा करें अगर आपको अच्छा प्रोफेशनल बनना है। सही है सर, मैंने कहा ना ये अजीब ही है भाई, ये अपने अंदर एक अच्छा जो है ना ट्रेट पैदा करेंगे आप। अच्छा वो अच्छा ट्रेट क्या है? देखिए प्रैक्टिकल लाइफ में ना अगर आपके अंदर 2 ट्रेट्स हैं आप बहुत कामयाब होंगे। पहला ट्रेट वो रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं आपको सच बताऊं, हमारे कुछ बच्चे हैं, ठीक है, हमारे कुछ बच्चे हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं और कुछ बच्चे नहीं। अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे पता चलती है? कहते हैं कि यार इसको अगर काम दे दिया ना तो ये कर देगा, मैं पूछना भूल भी गया ना इसको याद होगा, ये रात में भी कर देगा, ये शाम में भी कर देगा। ये नहीं करेगा कि यार सर भूल गए। तो आपका जो भी सीनियर हो ना उसको आपने, उसने आपको कोई काम दिया है ना, और उसको आपको खुद भी पता है कि डेडलाइन कल है, तो ये नहीं कहेगा यार सर ने, इन्होंने नहीं पूछा तो कल सुबह पूछेंगे तो कल सुबह करूंगा। उनको होता है कि यार मैं कर दूं। रिस्पॉन्सिबल जहां लगे ना कि यार बच्चा रिस्पॉन्सिबल है, काम कर देता है, जैसे भी करे कर देता है। तो जो है एक बच्चा मुझे मिला, हारून जकड़िया फर्म का है, उसकी फर्म के अंदर डेपो ऐसी स्टूडेंट है FFR का, उसके 2 ही पेपर अभी पास है CA फाइनल के। उसकी फर्म के अंदर डेपो ऐसी है कि वो अक्सर ऑडिट क्लाइंट होता है वहां से इधर उधर पढ़ाने निकल जाता है, लेकिन बोलता है सर मुझे कोई कुछ नहीं कहता, क्योंकि सबको पता है कि यार ये जो काम है ना ये सबसे पहले कर देगा, सबसे अच्छा कर देगा, कर्म खत्म कर देगा। तो भरोसा उसने ओवर द ईयर 3 साल में एस्टेब्लिश कर लिया। दूसरा, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं हमारे, यार हमें पता है, यकीन माने मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। हमारा एक क्लाइंट है, उस पर एक बच्चा गया। अच्छा क्लाइंट है थोड़ा सेठिया, उस पर बच्चा एक असाइनमेंट के लिए गया हुआ था, और वो असाइनमेंट थोड़ा सा आप समझे कि था कि क्लाइंट ने अपने ही बंदों को डंडा करवाना था ऑडिटर के थ्रू, सही है ना। तो उसने थोड़ी सी ज्यादा, लड़का भी अच्छा, लड़का भी जो है ना XCA का बच्चा है, 5 स्टूडेंट है, और उसने तकरीबन कैफ की 2 अटेम्प्ट दी, उससे नहीं हुआ। उसने कहा भाड़ में जाए, अब्बा के बिजनेस में जाता हूँ। अब उसके ताया का इंतकाल हो गया। जब भी ताया का इंतकाल हुआ ना तो कंपनी पूरी बंद है, सही है। उसने लोगों को कह दिया कि भैया आज छुट्टी है, ताया अब्बू निकल लिए, इंतकाल कर गए, सही है। लेकिन यार उसको ना कुछ एक काम बीच में हुआ ना, तो उसने कहा कि यार मैं बच्चे को फोन कर देता हूँ, तुम्हारा जो हमारा जो बच्चा था ना, बोला यार ये काम है, उसको बोला ये काम देख ले। क्योंकि अब वो बोला यार मैं कब्रिस्तान में हूँ, ताया का इंतकाल हुआ है वो कब्रिस्तान में, लेकिन देखिए बिजनेसमैन का माइंड, ये भी
दिमाग बोला यार ये काम है, इसको जो है ना इस टाइम पे ये काम वो चेक कर ले, वेरीफाई हो जाएगा इस टाइम पे, वरना नहीं होगा। और सपोज उसको किसी पे डाउट था ना, बोला इस टाइम पे पकड़ा जाएगा वो बंदा, वो हमारे बच्चे को फोन कर ले। हालांकि उसने पहले मैसेज भी कर दिया कि यार आज ऑफ है, लेकिन वो बच्चे को फोन कर रहा है, तो यार उसूलन बच्चे को फोन पे तो अवेलेबल रहना चाहिए ना। सुबह के 11 बज रहे हैं, साहब फोन बंद करके सो गए। यार आप सो भी रहे हो तो फोन तो खुला रखो, कुछ अर्जेंट काम हो जाता है। हालांकि वो इतना अच्छा क्लाइंट है कि उसने कहा हुआ है कि भाई, बहुत कम क्लाइंट हमारे ऐसे होते हैं जिन्होंने कहा हुआ है कि यार काम ना हो तो बच्चे को बोलो सर पढ़े, क्योंकि वो खुद सीएगा बच्चा रहे ना, पढ़े। खैर जो है अपना अल्लाह ने की दे। फिर उसका मुझे फोन आया, बोला सर मुझे जरूरी काम है, इससे मैं कब्रिस्तान में खड़ा हुआ हूँ यार, बट ये टाइम ऐसा है कि जिसको वेरीफाई कर सकता है। बोला यार मैं नहीं, बस कम से कम यार ये कर तो ले। उस बच्चे ने ये काम नहीं किया। तो कहने का मकसद ये है कि जो है कि सर ये बच्चे लोग जो है ना रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। अब कुछ बच्चे हमारे इतने रिस्पॉन्सिबल हैं कि यार जो बच्चा रिस्पॉन्सिबल होता है ना, फिर उसको यार पर्क्स भी मिलते हैं। मुझे पता है उसने एग्जाम लीव में भी मेरे बगैर बोले जो है ना, कभी कभी क्लाइंट फोन करता था ना कि यार ये चीज कर दो, वो बच्चा कर देता था। तो सर उस बच्चे ने, वो मुझसे बीच में छुट्टी मांगता है, उसने अभी मुझे फ्राइडे को बोला सर मैं नहीं आऊंगा, मैं फैमिली के साथ पिकनिक पे जा रहा हूँ। मैं कहा ठीक है कोई मसला ही। लेकिन वही कोई और बच्चा जो कि रिस्पॉन्सिबल नहीं होता ना, मैंने बोला कोई जरूरत नहीं फामा। एक चीज है, दूसरी चीज होती है लॉयल्टी। क्या होती है? लॉयल्टी। अब मैं इसकी भी 2 एग्जाम्पल देता हूँ। हमारे पास ना, अब मैंने अपना स्कूल बना दिया कि यार मैं कैफ पास बच्चों को रखूंगा या बीकॉम वाले बच्चों को रखूंगा, ठीक है, या उन बच्चों को रखूंगा अब जो है ना अपना, इवन बीकॉम में भी उन बच्चों को रखूंगा जो मेरे अपने स्टूडेंट हो। हमारे पास 2 बच्चे। अच्छा एक जो था उसका ना कैफ था ना बीकॉम था, उसको हमने क्लाइंट पे पोस्ट किया। उसकी आर्टिकल्स नहीं थी, लेकिन वो मेरा स्टूडेंट था, उसकी बड़ी बहन भी मेरी स्टूडेंट थी। अच्छा क्लाइंट पे पोस्ट किया अकाउंटिंग के असाइनमेंट के लिए, उसको डाल दिया। अच्छा क्लाइंट को भी समझ में आ गया, उसको भी क्लाइंट पे मजा आने लगा। उसका हमारे साथ 2 साल का टर्म था, 2 साल उसके खत्म हुए, क्लाइंट ने उसको ऑफर की। आप सोचें एक बच्चा 0 एक्सपीरियंस, सिर्फ 2 साल का हुआ, लेकिन क्लाइंट क्योंकि अच्छा था, क्लाइंट ने उसको ऑफर की 1,40,000 की। कितने की? और क्लाइंट हमें पे कर रहा था 1,25,00,000 रुपए। लेकिन क्लाइंट ने उसको ऑफर किया उस बच्चे ने, लेकिन क्लाइंट ने पहले बोला यार पहले जाकर के खातून उसकी वो है, बोला पहले जाके सर से पूछ के आओ, सर अगर तुम्हें छोड़ रहे हैं तो तुम यहां पर आओ, हम चाहते हैं कि तुम यहां पर आ जाओ। बच्चा भी मेरे पास है, बोला आप नहीं भी बोलते, बोला सर ये सीन है, आप कहेंगे तो मैं जाऊंगा, नहीं तो मैं आप ही का एम्प्लॉय बन के करूंगा, लेकिन क्लाइंट मुझे ऑफर कर चुका है, मेरा भी 2 साल का आपके साथ एग्रीमेंट था, वो खत्म हो रहा है। हालांकि क्लाइंट हमारा था, बट मैंने उसको फिर भी बोला, मैंने कहा यार तू क्लाइंट के साथ फुल टाइम हो जा, क्योंकि बच्चा ने लॉयल्टी दिखाई, ट्रस्ट दिखाया 2 साल। वो चाहता तो 1 साल में भी ये काम कर सकता था। दूसरा हमारा एक क्लाइंट, अब सुनिएगा, उसमें एक बच्चा पोस्टेड था। सर वो क्लाइंट ना, वो एक अकाउंटिंग असाइनमेंट के लिए था, उसका एक पेपर लेता था कैफ का, बीकॉम भी नहीं था, लेकिन मैंने रख लिया, चलो भाई यार बच्चा, वो मेरा स्टूडेंट नहीं था। सर उस बच्चे ने क्या किया, अच्छा वो क्लाइंट इतना बदतमीज ना कि उसको हमने खुद छोड़ा है। अभी इतना बदतमीज के उसको हमने खुद छोड़ा है। पहले 6 महीने वहां पे एक बच्चा लगाया, उसने सारी चीजें उनकी स्ट्रेट कर दी, बहुत अच्छा बच्चा, वही बच्चा जो मैं बता रहा हूँ, एक पेपर लेता था। 6 महीने उसने लगाया, फिर मैंने कहा बच्चे के साथ इस क्लाइंट पे ज्यादती हो रही है, क्लाइंट बहुत बदतमीज है, इसको 6 महीने बाद यहां से हटा करके किसी दूसरी उसमें यूज करते हैं। और वो बच्चा बहुत तबीयत का शरीफ आदमी लगा, वो वहां पर जा रहा है, वो सही है। हमने खुद बुला के फर्म में बुलाया, हमने कहा क्लाइंट बहुत बदतमीज है, सॉरी यार तुझे बहुत बदतमीजी झेलनी पड़ी इसकी। हमने दूसरा लड़का भेजा। दूसरा लड़का जो था ना, उसने वहां पर 2 महीने काम किया, लेकिन वो वही बात, क्लाइंट की बदतमीजियां कंट्रोल में नहीं हुई। तो मैंने सिंपल सी बात है, मतलब क्लाइंट की वहां पर भी 2 खवातीन अम्मा होनर थी, उनकी एक बेटी थी और एक बेटा था। मैंने कहा इस तरीके से आप मेरी टीम से बात नहीं कर सकते, सॉरी। मैंने अपनी टीम को, मैंने वो क्लाइंट खत्म कर दिया। मैंने कहा 70,000 रुपये महीना दे रहे हो, नहीं चाहिए, सही है ना। मैंने वो क्लाइंट क्या कर दिया, खत्म किया।
इतने में जो दूसरा बच्चा हमारे पास जो आर्टिकलशिप कर रहा था, जिसने 6 महीने उस क्लाइंट को संभाला था ना, उसका एक पेपर रहता था, वो मेरे पास आया, बोलता है सर मुझे जो है ना मेरे अब्बू के दोस्त हैं तुर्की में, मेरी जो है ना वो चाह रहे हैं कि एक उनकी कंपनी है जो कि तुर्की में भी है, तो मुझे 1-2 साल बाद तुर्की भेज देंगे, तो मैं आर्टिकल्स छोड़ रहा हूँ, मैं सीए भी छोड़ रहा हूँ और मैं तो जो है ना उनके पास जॉब करूंगा। मैंने समझाया, मैंने कहा तू अच्छा बच्चा है, एक ही पेपर बाकी है यार, वो भी नहीं। बोलता है नहीं सर मैंने बहुत सोचा, और मैंने कहा ठीक है। मैंने उस बच्चे को जाने दिया, हालांकि उसकी कमिटमेंट थी उसकी भी कि यार मैं सर आर्टिकल्स के बाद भी यहीं पर रजिस्टर होऊंगा, पर मैंने कहा बच्चा अच्छा है, मैंने जाने दिया। कुछ टाइम, 1 हफ्ते बाद मुझे एक और बच्चे ने बोला सर आपको पता है वो लड़का जो था, सपोज करो उसका नाम बशीर है, बशीर ने फर्म छोड़ी ना, आपको कहता तुर्की जा रहा हूँ, तुर्की नहीं जा रहा, वही जो बदतमीज क्लाइंट था ना उसके पास चला गया। मुझे बहुत अफसोस हुआ 2 वजह से। मैंने कहा एक तो यार ये बच्चा ऐसा था नहीं, बहुत तमीज का बच्चा था, इसने ये हरकत की। दूसरा मुझे जो अफसोस हुआ, मैंने कहा यार कितनी दफा ये क्लाइंट के लोग बदतमीजी करते थे, मैं संभाल लेता था, मैं डाइट करके रखता था कि यार हमारे बच्चे से आप इस टोन में बात नहीं कर सकते। मैंने कहा अब मुझे फिक्र है कि यार ये लोग इसके साथ क्या करेंगे। मैंने कहा मुझे जेन्युइनली कंसर्न है कि ये लोग इसके साथ क्या करेंगे। उस बच्चे ने मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म सोचा, उसने कहा यार फर्म से मुझे सब अलाउंस मिला करके 40,000 बन रहे थे, वो रहता दूर से था तो उसका जो स्टाइपेंड होती है उसके 15-18 हज़ार का अलाउंस बन जाता था। उसने कहा मुझे 40,000 का मिल रहे होंगे, तो उसने कह दिया कि भाई जो है ना यहाँ पर मुझे 80,000 मिल रहे हैं, और उसने ये भी कैफ के अटेम्प्ट दे देता हूं, अगर कैफ निकल गया तो ठीक है, नहीं निकला तो यार जॉब तो हो गई। बट मुझे अफसोस इस बात का है कि उस बच्चे ने बहुत शॉर्ट टर्म सोचा। आप देखो फर्म में ना, याद रखना हमारी फाइनेंस की दुनिया जो है ना बहुत छोटी है। अब तक 13,500-14 हज़ार चार्टर्ड अकाउंटेंट है सीए के खास तौर पे, उसमें से 1,000-1,500 निकल गए होंगे, अल्लाह को प्यारे हो गए है ना, 500 तो हो ही गए होंगे, 13,000 बचे। सही है, अब 13,000 में से आधे यहाँ पर है, आधे पाकिस्तान से बाहर है, आधे पाकिस्तान से बाहर है, आधे यहाँ पर जो 6,500 है ना, तो 2,500 होंगे पूरे नॉर्थ रीजन में, कराची के अंदर होंगे 4,000 सीएस इस वक्त। अब सर 4,000 की कम्युनिटी, और आपको पता है एक साल में पाकिस्तान के अंदर टॉप की यूनिवर्सिटीज खाली, छोटी मोटी नहीं, अच्छी जिनका नाम है, वही 25,000 MBA निकाल देती है। और यहाँ पर इस वक्त जब से कराची के अंदर 4,000 सीए मौजूद है। अब मैंने कहा उस बच्चे ने ये हरकत की, कल कला को कोई और आएगा, कहीं से उसकी कोई इंक्वायरी आ जाती है, जॉब इंक्वायरीज आती रहती है, रिश्ता इंक्वायरीज भी आती रहती है ना, फलाने बंदे को जानते हो ये वो। तो मैंने कहा मैं उसके बारे में क्या राय रखूंगा, हालांकि वो बच्चा बहुत अच्छा है काम करने वाला, और उसने जो ये हरकत कर दी ना शॉर्ट टर्म, तो मैंने कहा यार देखो फाइनेंस की फील्ड में ना कभी भी कहीं भी जाओ ना तो बिगाड़ के नहीं जाओ, अच्छे टर्म्स पे जाओ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।